हेलो दोस्तों, मैं सीमा कृष्णा डिजिटल स्कूल की तरफ से आपके लिए प्रस्तुत करती हूँ द चिम्प पैराडॉक्स, द अक्लेम माइंड मैनेजमेंट प्रोग्राम टू हेल्प यू अचीव सक्सेस, कॉन्फिडेंस एंड हैप्पीनेस बुक की हिंदी ऑडियो बुक समरी। ये बुक स्टीव पीटर्स के द्वारा लिखी गई हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो में खो जाए उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चिंपैंजी से ही मानव जाति का निर्माण हुआ है। अब तो वैज्ञानिकों ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ हम बात करेंगे मानव मस्तिष्क के बारे में। मानव मस्तिष्क यानी कि ह्यूमन माइंड प्रकृति की बनाई हुई एक जटिल संरचना है, जिसे अच्छी तरह समझ पाना कई बार काफी मुश्किल हो जाता है। हम सभी ने अपनी लाइफ में कुछ बड़ी प्रॉब्लम जरूर फेस की होंगी, जैसे कि क्यों कई बार हमारा मन किसी काम में नहीं लगता और हम अपने आप को दूसरों के सामने कम समझने लगते हैं। क्यों हम अचानक से डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों हम लोगों के सामने अपनी बात कहने से डरने लगते हैं। क्यों हम परेशान होते हैं। क्यों हमारी पसंद नापसंद में बदल जाती है। क्यों हम जब किसी को बहुत प्यार करते हैं और वो हमें छोड़कर चला जाता है तब हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। हम खुद को किस तरह से खुश रख सकते हैं। हम किस तरह अपनी डेली रूटीन साधारण से बेहतरीन बना सकते हैं। ये सारी बातें हमें इस बुक समरी को सुनने के बाद समझ में तो आ ही जाएंगी। इसके अलावा एक ऐसी बात जो हमें कोई नहीं सिखाता, किसी पर विश्वास करना या किसी पर विश्वास न करना, हम सिर्फ धोखा खाकर ही समझ सकते हैं। लेकिन ये मेरी गारंटी है कि जब आप इस बुक समरी को अच्छी तरह से सुनेंगे तब आप लोगों का दिमाग पढ़कर ही अच्छी तरह खुद को तैयार कर लेंगे। आपको कोई चीट नहीं कर पाएगा। आज हम जिस बुक समरी पर डिस्कशन करने जा रहे हैं उसका नाम है द चिम्प पैराडॉक्स और इसके राइटर हैं प्रोफेसर स्टीव पीटर्स, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने 20 वर्षों से ज्यादा समय तक साइकोलॉजी की फील्ड में महारत हासिल की है। गणित और चिकित्सा में भी उनकी अच्छी खासी समझ है। हमारे लिए ये समझना बिल्कुल भी आसान नहीं है कि हमारे आसपास कौन कैसा है, हमारे लिए कैसे विचार रखता है, उसके साथ हमें संबंध रखना चाहिए या नहीं, कहीं वो हमारे लिए खतरनाक तो नहीं है। ये सारी बातें अच्छी तरह से समझकर हम सही डिसीजन लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बार हमने अपने आसपास देखा है कि लोगों के पास सब कुछ होता है लेकिन तब भी वो खुश नहीं होते, और कई लोगों के पास कुछ भी नहीं होता लेकिन तब भी वो अपनी लाइफ में बहुत खुश होते हैं। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है? ये सब हमारे दिमाग का खेल है। और अगर हम खुश नहीं रहते हैं और खुश होना चाहते हैं तो यहाँ हमें ये पता चलेगा कि हम अपनी जिंदगी जीने में कहाँ गलती कर रहे हैं, कौन सा चैप्टर हटाकर कौन सा चैप्टर ऐड करना है जिससे हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाए। दोस्तों, ये सब हमारे दिमाग का खेल है। दिमाग से ही हमारी दुनिया कायम है। हम दिमाग लेकर पैदा हुए हैं और यही दिमाग हमें इंसान बनाता है। हमारा दिमाग हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। दिमाग की वजह से ही हम अपने शरीर को कंट्रोल करते हैं। हमें हमारा दिमाग पूरी तरह से कंट्रोल करता है। कई बार हम अपने लाइफ में कोई बड़ा सपना देखते हैं और उस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। कई किस्मत वालों को मेहनत से उनका लक्ष्य हासिल हो जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते। उनकी ऐसी क्या गलती है जो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए? ये सारे सवाल हमारे लिए अनसुलझे हैं, लेकिन राइटर ने यहाँ दिमाग का बहुत अच्छी तरह से प्रकार समझाया है। हमारा दिमाग हमसे क्या चाहता है, अपने गोल को हम किस तरह हासिल कर सकते हैं, किस तरह हम अपने दिमाग के साथ अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इन सब अनसुलझे सवालों का जवाब राइटर ने बहुत ही अच्छे अच्छे उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की है। हमने ये तो समझ लिया कि दिमाग हमें किस तरह चलाता है, लेकिन इसके अलावा राइटर ने हमें कुछ ऐसी बारीकियां भी बताई हैं जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान नहीं दे पाते, और अगर हम उस छोटी सी बात को अपने ध्यान में रखकर लाइफस्टाइल में बदलाव कर लें तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अक्सर हम सपने देखते हैं और उस सपने को अपने जीने का मकसद मान लेते हैं। यही हम गलती करते हैं। इस गलती को हम कैसे सुधार कर आगे बढ़ें, कैसे अपनी मनचाही जिंदगी जिएं, ये सब हमें इस बुक समरी को सुनकर समझ आ जाएगा। हमारा दिमाग। हमारे और जानवरों में एक बड़ा फर्क है और वो फर्क है हमारा दिमाग। हम अपने दिमाग की बदौलत चांद पर कदम जमा चुके हैं। इस एपिसोड को शुरू करने से पहले हमें हमारे दिमाग के कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारा दिमाग प्रकृति की बनाई हुई एक कठिन रचना है। यहाँ मनुष्य के दिमाग का कंपैरिजन बड़े यूनिवर्स के साथ किया गया है। जिस तरह यूनिवर्स में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उनका वहाँ क्या काम होता है, क्यों होता है, ठीक उसी तरह हमारा दिमाग यानी ह्यूमन माइंड इज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। हम किस तरह काम करते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं और जब हम किसी से मिलते हैं तो उसके बारे में हम क्या सोचते हैं, इन सब बातों को समझने के लिए दिमाग को कई हिस्सों में बांटा गया है, जो कि एक वक्त पर एक काम या अलग काम भी कर सकते हैं। अगर हम इस किताब के हिसाब से बात करें
तो ये रियलिटी से दूर है कि हम अपने दिमाग के बारे में समझ रहे हैं, क्योंकि वहाँ वर्किंग मॉडल इस किताब के हिसाब से देखा जाए तो ये रियलिटी से दूर है कि हम अपने दिमाग की स्टडी कर रहे हैं। पर यहाँ वर्किंग मॉडल होने की वजह से हम साधारण तरीके से समझ सकते हैं। राइटर ने दिमाग को डिफरेंट तरीके से बताने की कोशिश की है। एक, फ्रंटल माइंड को उन्होंने ह्यूमन माइंड बताया है। 2, लिम्बिक माइंड को चिंप बताया गया है। 3, पेराइटल माइंड को कंप्यूटर की तरह बताया है। तीनों दिमाग साथ में काम करना चाहते हैं और कई बार वो एक दूसरे के साथ संघर्ष भी करते हैं। एक दूसरे से जीतने के लिए वो कई बार स्ट्रगल भी करते हैं, मेहनत करते हैं और लास्ट में जीत चिंप यानी लिम्बिक माइंड की हो जाती है। इंट्रोड्यूसिंग द चिंप। ऑथर बताते हैं कि जब गर्भावस्था के दौरान बच्चा माँ के पेट में आता है, तभी बच्चे का फ्रंटल माइंड यानी ह्यूमन ब्रेन, लिम्बिक माइंड जो कि इमोशनल मशीन है, ये दोनों स्वतंत्र रूप से माँ के पेट के अंदर डेवलप होते हैं और बच्चे के जन्म के बाद ये दोनों माइंड्स एक दूसरे के साथ परिचय बनाते हैं। अब इसी समय दोनों के बीच ऐसी सिचुएशन होती है कि दोनों माइंड्स एक दूसरे के ऑपोजिट जाकर काम करने लगते हैं। एक माइंड कुछ और सोचने लगता है तो दूसरा कुछ और सोचने लगता है। इनमें से कोई भी माइंड अचानक से एक्टिव हो जाता है, लेकिन इस सिचुएशन के दौरान ये प्रॉब्लम आती है कि ह्यूमन एंड चिंप दोनों माइंड्स के अलग अलग पर्सनालिटीज होती हैं और इन दोनों का मकसद भी अलग होता है। ये दोनों अलग अलग तरीके से सोच रखते हैं और अलग तरीके से काम भी करते हैं। इस वजह से कई बार हमारे अंदर डबल पर्सनालिटी भी होती है और यह डबल पर्सनालिटी हर एक इंसान के अंदर होती है। किसी की दिख जाती है तो किसी की समझ में आ जाती है। इसमें से ह्यूमन माइंड फ्रंटल माइंड है और चिंप इमोशनल तरीके से काम करता है। कई बार है और ये कई बार पॉजिटिव भी हो सकता है और कई बार नेगेटिव भी हो सकता है। चिंप पैराडॉक्स कई बार हमारे दोस्त की तरह भी बर्ताव कर सकता है और कई बार ये हमारे दुश्मन की तरह भी बर्ताव करता है। यहाँ मेन पर्पस है कि हमारे चिंप को कैसे मैनेज किया जाए और जब ये चिंप हमारे लिए काम कर रहा होता है तब कैसे उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का यूज करना होता है और जब ये हमारे खिलाफ जाकर काम कर रहा हो तब उसके होने वाले इफेक्ट कैसे कम किए जा सकते हैं। इस बात को हम एक छोटे से उदाहरण से अच्छी तरह समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए जिस ऑफिस में हम जॉब करते हैं वहाँ हमारे बॉस ने किसी गलतफहमी के चलते अगर हमें डांट दिया या बेइज्जत कर दिया और जब उनकी वो गलतफहमी दूर हुई तब उन्होंने हमसे बात कर उस मुद्दे को रफा दफा कर दिया। इस केस में हम दो तरीके से सोच सकते हैं। हमारा ह्यूमन माइंड हमसे कहेगा कि उन्होंने माफी तो मांग ली है, इसलिए इस बात को हमें यहीं भूल जाना चाहिए। लेकिन हमारा चिंप माइंड हमें सलाह देगा कि वो हर बार तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, उन्हें मामले की तह तक जाना चाहिए था, उसके बाद तुम्हें डांटना चाहिए था, इसलिए तुम्हें उन्हें माफ नहीं करना चाहिए। इस तरह हमारे दिमाग में दो तरह की बातें उथल पुथल मचाने लगती हैं और हम इस उथल पुथल को किस तरह से हैंडल करते हैं ये कई बार हमें भी पता नहीं होता। कई बार किसी दुर्घटना में या अन्य कारणवश किसी का फ्रंटल माइंड डैमेज हो जाता है तो उस दौरान उसकी पूरी पर्सनालिटी ही चेंज हो जाती है। वहां पर उसका ह्यूमन पर्सनालिटी वाला माइंड काम करना बंद कर देता है और न्यू पर्सनालिटी काम करने लग जाती है। यही उसका चिंप माइंड होता है। कई बार इस तरह के अफेक्टेड लोगों का बिहेवियर पूरी तरह चेंज हो जाता है और ये भी हो सकता है कि वो अग्रेसिव हो जाएं। आपके अंदर जो चिंप है वो आपसे अलग है और आपसे अलग उसका अपना अस्तित्व है। जब हम पैदा होते हैं तभी हमारे चिंप का भी जन्म होता है, लेकिन इसका हमारे ह्यूमन माइंड के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है उसी दौरान उसकी आंखों का कलर फिक्स हो जाता है। वो कलर हम अपनी मर्जी से चूज नहीं कर सकते या हम उसे परमानेंट नहीं बदल सकते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये प्रकृति ने हमें दिया है और ये हमारे जीन्स में हमें मिला है और उसी आंखों के कलर के साथ हम अपनी जिंदगी सुचारू रूप से चलाते हैं। ठीक उसी तरह हम अपना चिंप चूज नहीं कर सकते। हमारा चिंप अपना खुद का दिमाग है, उसका खुद का विचार जो कई बार हमारे विचारों से अलग हो सकता है। इसकी पर्सनालिटी भी होती है। कई बार ये सही तरीके से नहीं काम करता है। हम में से कई लोगों को ये लगता है कि हम अक्सर तर्कहीन कैसे हो जाते हैं, क्यों हमारे पास कई सवालों के तर्क नहीं होते हैं। तो आइए हम इस बात को पूरे विस्तार से नेक्स्ट एपिसोड में समझते हैं। द माइंड गेम। यहाँ हम बात करेंगे सोचने के दो तरीकों के बारे में। कोई इंसान एक ही घटना के बारे में दो अलग तरीकों से कैसे सोच सकता है। यहाँ हमें पता चलेगा कि हम और हमारा चिंप माइंड बहुत अलग तरीके से सोचते हैं। जैसे हम कहीं बाहर गए और हम लोगों से मिले तो उस दौरान लोगों से मिलने के बाद हम अपनी राय बनाते हैं। वो दो तरीके से हो सकती हैं। एक राय हम अपने ह्यूमन माइंड के हिसाब से बनाते हैं और दूसरी राय चिंप माइंड के हिसाब से होती है। क्योंकि उस इंसान से बात करते वक्त ह्यूमन माइंड और चिंप माइंड दोनों एक्टिव हो जाते हैं और दोनों उस व्यक्ति के बारे में राय बनाते हैं और वो दोनों अलग अलग तरीकों से इसके बारे में राय बनाते हैं। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि चिंप माइंड भावनाओं और इंप्रेशन के आधार पर निर्णय लेता है। यहाँ भावनात्मक सोच का मतलब है कि चिंप माइंड अनुमान भी लगा सकता है
और अपनी खुद की कोई अलग से धारणा भी बना सकता है। और ये धारणा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की हो सकती है। हमारा चिंप माइंड कई बार गलत और सही हो सकता है। वहीं दूसरी ओर हमारा ह्यूमन माइंड आर्गुमेंट के आधार पर निर्णय लेता है। निर्णय लेने में वो जल्दबाजी नहीं करता, लेकिन अक्सर ह्यूमन माइंड का निर्णय विवेकपूर्ण होता है। निर्णय लेने के लिए दोनों प्रक्रियाएं अच्छी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ दोनों दिमाग का काम करने का तरीका अलग हो सकता है। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जॉन अपनी पत्नी पॉलिन से कहता है कि उसके पड़ोसी ने उनके घर के सामने कार पार्क कर दी। इसलिए जब जॉन को घर के पार्किंग से अपनी कार बाहर निकालना थी, तब उसे पड़ोसी के घर जाकर उसे कार हटाने के लिए कहना पड़ा। इस साधारण सी बात को जॉन की पत्नी शांति से सुन रही है और उसके अलावा उसका चिंप माइंड भी जॉन की बात सुन रहा था। अगर पॉलिन ह्यूमन माइंड के हिसाब से बात करेगी, तब वो जॉन से कहेगी, कोई बात नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ना। पॉलिन की बात जॉन ने ध्यान से सुनी और साथ में जॉन का चिंप माइंड गौर से पॉलिन की बातें सुन रहा था। अगर पॉलिन की बातें ह्यूमन माइंड के हिसाब से हों, तो जॉन का रिप्लाई होगा, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, मेरे एक बार में कहने से ही हमारे पड़ोसी ने अपनी कार हटा ली। हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं। और अगर यही बात हम चिंप माइंड को बेस बनाकर करें, तो जॉन की बात सुनकर पॉलिन ये भी कह सकती थी कि हमारे पड़ोसी अक्सर अपनी कार हमारे गेट पर खड़ी कर देते हैं, वो जानबूझकर हमें परेशान करने के लिए ऐसा करते हैं। यहाँ पॉलिन का चिंप माइंड ज्यादा एक्टिव है। उसकी बात सुनकर जॉन का चिंप माइंड भी एक्टिव हो जाएगा और वो कहेगा, हाँ, वो जानबूझकर हमसे झगड़ा करने की वजह ढूंढते हैं, हमारे पड़ोसी बहुत बुरे हैं। इस उदाहरण से हमने देखा कि एक छोटी सी घटना को अगर ह्यूमन माइंड सोचता है तो वो बात समस्या का रूप लगती ही नहीं है, लेकिन अगर वही घटना अगर चिंप माइंड सोचता है तो छोटी सी बात भी एक बड़ी समस्या बन जाती है। कई बार ये दोनों दिमाग एक दूसरे पर भारी पड़ जाते हैं। हम कभी कभी सोचते हैं कि हमारी सोच तर्कहीन कैसे हो जाती है, तो हमें स्पष्ट है कि ये सोच हमारी नहीं है, बल्कि हमारा चिंप माइंड इस बात के लिए सोच रहा है। इस समस्या का समाधान इस प्रकार हो सकता है कि हमारा चिंप माइंड छोटी सी बात को किस प्रकार से सोचता है। जब हमारे पास हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं मजबूत होती हैं, तब हम जो अनुभव करते हैं वो बहुत स्वाभाविक हो जाता है और ये स्वस्थ दिमाग का संकेत है। कई बार भावनाएं बहुत तेजी से चलने लगती हैं। उस वक्त चिंप की सोच अस्थिर हो जाती है। इसका मतलब ये सोच ह्यूमन माइंड की थी ही नहीं, वास्तव में ये सोच चिंप माइंड की थी, जो कि तर्क विहीन था। इससे हम ये अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जब हमारा चिंप माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, तब कई बार हम तर्कहीन हो सकते हैं। हमारा चिंप माइंड किसी पर्टिकुलर तर्क पर काम नहीं करता। जब हम किसी नए दोस्त से पहली बार मिलते हैं, तब हम उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर उसके बारे में अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारा चिंप माइंड काम करता है। इस मामले में चिंप माइंड सही हो सकता है, लेकिन ये हर बार सही ही हो ये जरूरी नहीं है। इस माइंड की सबसे बड़ी कमी ये है कि ये जिस बात को सच समझ लेता है, उसी बात को हमेशा सच समझना चाहता है। फिर उसके सामने किसी प्रकार का सबूत या तर्कपूर्ण बातें करना व्यर्थ हो जाता है। हमारे अंदर भावनाएं होना बहुत अच्छी बात होती है। कई बार ये उपयोगी होता है, लेकिन कई बार हमें भावनाओं की वजह से लोग यूज करना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमें चाहकर भी चिंप माइंड को दबाकर लोगों के सामने कहना पड़ता है कि आप हमारे लिए क्या सोचते हैं। इस बात से हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हर बार ये नहीं कह सकते कि चिंप माइंड हमेशा ही गलत साबित हो। अगर हम स्त्री और पुरुष के माइंड की बात करें, तो हम देखते हैं कि पुरुष अधिकतर तार्किक होकर सोचते हैं और वहीं स्त्रियां कई बार भावनात्मक होकर भी सोचती हैं। प्रकृति ने स्त्रियों को माँ बनने का वरदान दिया है और जब वो माँ बनती हैं तो उनके अंदर का चिंप माइंड पहले से भी ज्यादा एक्टिव हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपने साथ साथ अपने बच्चे की देखभाल भी करनी होती है। वो बच्चों के पास आने वाले हर संकट को पहले ही भांप लेती हैं, क्योंकि उस वक्त उनका चिंप माइंड उन्हें पहले ही आने वाली समस्या के बारे में अलर्ट कर देता है। एक माता अपने बच्चे की रक्षा के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करती। यहाँ उसका चिंप माइंड उससे बेहतर माँ बनता है। कई बार लेडीज को निर्णय लेने में ज्यादा समय लगता है। वो छोटी छोटी बातों पर निर्णय लेने में ज्यादा समय लगाती हैं, जैसे कि उन्हें कहाँ घूमने जाना है, आज रात पार्टी में उन्हें कपड़े क्या पहनने हैं। इन सब बातों में उन्हें ज्यादा समय लगता है। लेकिन जब बात उसके बच्चे पर आ जाती है, तब वो मेल की तुलना में जल्दी निर्णय लेकर अपने बच्चे को आने वाले खतरे से बचा सकती हैं। इसलिए इस पॉइंट पर हम कह सकते हैं कि चिंप माइंड लेडीज के लिए कई जगह पर वरदान साबित होता है और वहीं मेल अपने विवेक और तर्क से सोचते हैं। प्रकृति ने उन्हें ऐसा इसलिए बनाया है क्योंकि उन्हें फीमेल की रक्षा करनी है। वो कमजोर पड़ सकते हैं, इसलिए प्रकृति ने मेल एंड फीमेल का दिमाग भी अलग अलग बनाया है। मेल और फीमेल शारीरिक रूप से तो एक दूसरे से अलग होते ही हैं, लेकिन वो दोनों दिमाग से भी एक दूसरे से अलग होते हैं। उन दोनों के अंदर पाई जाने वाली चिंप माइंड के कारण उनकी सोच कई बार अलग हो सकती है। मेल और फीमेल में चिंप माइंड का कारण हार्मोन्स भी होते हैं, क्योंकि प्रकृति ने मेल और फीमेल का शारीरिक गठन अलग तरीके से जो किया है।
चिंप माइंड और ह्यूमन माइंड का सिलेक्शन हमें कई बार समझ में नहीं आता कि डिसीजन लेने में हमें किस माइंड की जरूरत पड़ती है। इस स्थिति में हमें अपने पास्ट में जाकर सोचना चाहिए कि जब हमने ही ह्यूमन माइंड से सोचा था तब हम उस निर्णय से खुश हैं या ना खुश। जब हमने चिंप माइंड से सोचा था उस वक्त हमारी लाइफ में क्या चेंजेस हुए थे, वो चेंजेस हमारे लिए कहाँ तक सही थे। इमोशनल और लॉजिकल थिंकिंग। हमारी लाइफ में जब हम इमोशनल होकर डिसीजन लेते हैं तब हमारी लाइफ में कैसा परिवर्तन आता है, क्या वो परिवर्तन हमारे अनुकूल है या प्रतिकूल, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और जब हम लॉजिकल होकर सोचते हैं तब भी हमें कुछ सूटेबल पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। लॉजिकल सोच के पैटर्न का अगर हम पालन करते हैं तो हम किसी भी समस्या की जड़ तक जाते हैं, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं और उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हमें किस प्रकार काम करना है इस निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो हम लॉजिकल होकर कहेंगे आपकी प्रॉब्लम के पीछे जरूर कोई बड़ी वजह होगी या आपने कुछ ऐसा काम किया होगा जिस वजह से आपको इस समस्या का सामना करना पड़ा है, और निश्चित रूप से ये बात सच होगी। हमारे इस तरह बात करने से हो सकता है कि उस व्यक्ति को अप्रिय लगे, लेकिन सच यही होगा कि उसकी समस्या के पीछे कोई बड़ा कारण है। हम अपने लक्ष्य यानी एम को किस तरह हासिल कर सकते हैं, इस सवाल का जवाब मिलेगा हमें आगे के एपिसोड में। अपने एम को कैसे हासिल करें, इस एपिसोड में हम देखेंगे कि हम चिंप को किस प्रकार मैनेज कर सकते हैं। अगर हमारे दिमाग में दो अलग तरह की समझ है और वो दोनों समझ अलग तरीके से काम करती हैं, उस वक्त हम इस 3 पॉइंट्स के आधार पर काम कर सकते हैं। पहला, जब हम डिसीजन मेकिंग मोड में होते हैं तब हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे चिंप और ह्यूमन माइंड में कौन ज्यादा स्ट्रांग है। दूसरा, हमें अपने दिमाग की वर्किंग स्टाइल पर भी ध्यान देना चाहिए। तीसरा, अगर हम बेस्ट रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें चिंप माइंड को अच्छी तरह मैनेज करना पड़ेगा। इस बात को हम एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। मान लीजिए कभी खाली बैठे हैं और उस वक्त हम खुद से सवाल कर रहे हैं, क्या मैं परेशान हूँ? अगर आपको उस वक्त जवाब मिलता है कि हाँ आप परेशान हैं, तब यहाँ आपका चिंप माइंड एक्टिव है जो कि आपको रिप्लाई दे रहा है। अगर आप खाली बैठे हैं और यही सवाल सोच रहे हैं और आपको जवाब मिले नहीं, तब हमारा ह्यूमन माइंड एक्टिव है। क्योंकि चिंप माइंड कई बार बिना तर्क के आंसर देता है, लेकिन ह्यूमन माइंड परेशानी की वजह जानना चाहेगा। अगर आपको वास्तव में कोई बड़ी परेशानी है तब आपका ह्यूमन माइंड आपसे कहेगा कि हाँ आप परेशान हैं। उस वक्त आपका चिंप माइंड और ह्यूमन माइंड एक होकर काम करेंगे, लेकिन ये हर बार एक जैसा बर्ताव करे ये नामुमकिन है। उदाहरण के तौर पर हम किसी दोस्त के साथ कॉफी पी रहे हैं और उस बीच हमारे दोस्त ने हमें केक का एक पीस ऑफर कर दिया। अगर हम ह्यूमन माइंड से सोचें तब हम सोचेंगे कि इस केक में काफी कैलोरीज हैं जो हमें अनफिट कर सकती हैं। और अगर हम चिंप माइंड के हिसाब से सोचें तब हमें लगेगा एक पीस केक खाने से कुछ भी नहीं होता। इसलिए हमें हमारे चिंप माइंड से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये वही करने के लिए कहेगा जिसे करना हम पसंद करते हैं, भले ही बाद में इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़े। अक्सर कपल में देखा जाता है कि किसी एक ने अपने पार्टनर को धोखा दिया और किसी दूसरे के साथ उसने सेक्स कर लिया, तो इसके पीछे भी चिंप माइंड एक बड़ी वजह होती है। इसलिए जब हम किसी रिलेशन में रहें तो हमें कभी चिंप माइंड की सलाह पर काम नहीं करना चाहिए, उस वक्त ह्यूमन माइंड के हिसाब से काम करना चाहिए। अगर हम चाहें तो हम अपने चिंप माइंड पर निम्न तरीके से अपनी पकड़ मजबूत बना सकते हैं। जब हमें कोई सजेशन दे उस वक्त हमें ह्यूमन माइंड को भी एक्टिव करके सोचना चाहिए। हमें चिंप माइंड के बारे में कई ऐसे काम करने चाहिए जिससे हम उसे अपने कंट्रोल में रख सकें। म्यूजिक सुनना, वर्कआउट करना और अच्छी किताबें पढ़ना चिंप माइंड की सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर और हमारे दिमाग की समानता के बारे में। गाइडिंग मून हमारे दिमाग का कंप्यूटर है। जिस तरह ब्रह्मांड में चंद्रमा सभी ग्रहों की परिक्रमा कर रहा है, ग्रहों के लिए स्टेबलाइजर के रूप में काम करता है, इसलिए हम गाइडलाइन मून को डिवाइड कर स्थित कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम कंप्यूटर को हमारे दिमाग में चाहें तो अच्छी तरह से फिट करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हुए तो हमें हमारे दिमाग से काम लेने में आसानी और स्थिरता दोनों मिलेंगी। जब हम पैदा होते हैं तब हमारा दिमाग कंप्यूटर के खाली हार्ड ड्राइव की तरह होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, समझदार होते जाते हैं, तब हमारे अंदर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती चली जाती है। और उस वक्त हमारे माहौल की वजह से, हमारी संगति की वजह से हमारे दिमाग में चिंप माइंड ज्यादा एक्टिव हो जाता है या तो ह्यूमन माइंड। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि चिंप माइंड ह्यूमन माइंड की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली होता है। हमारे आसपास के वातावरण का हमारे दिमाग पर, हमारे निर्णय लेने की क्षमता पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मेल और फीमेल के दिमाग की बनावट एक दूसरे से डिफरेंट होती है, इसलिए दोनों के माइंडसेट भी अलग होते हैं। कंप्यूटर माइंड और चिंप माइंड दोनों पर एक स्थायी प्रभाव है, इसलिए डेली इस बात को हमें चेक करना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम किसी बात से बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं तो हमें अपने आप को चेक चाहिए
और अगर निश्चित रूप से जब हम अपने आप को समझ जाएंगे तब हम अपनी परेशानी का कारण अपनी अपेक्षाओं को यानी कि अपनी उम्मीदों को पा जाएंगे। इसलिए हमें खुद को चेक करने के बाद किसी दूसरे से एक्सपेक्टेशन कभी नहीं रखनी चाहिए। और अगर हम किसी से एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि हम अपने चिंप माइंड से सजेशन ले रहे हैं और ये हमारी परेशानी की वजह बन सकता है। हमें हमारे मस्तिष्क को अपने गोल के बारे में याद दिलाते रहना चाहिए। अगर हम चाहें तो उस गोल को कहीं लिख कर रख लें और हर दिन हम उस पर नजर डालें तो हमारे एम का डाटा हमारे मस्तिष्क में अपने आप फीड होता रहेगा। हमें हमारी सोच पर कंट्रोल रखना चाहिए। इस बात को हम एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं। एक टीनेजर लड़की की माँ हर वक्त उससे नाराज रहती है क्योंकि वो बच्ची अपना कमरा गंदा रखती है। उसकी माँ हर वक्त अपनी बेटी को सफाई को लेकर डांट लगाती है, लेकिन इस वक्त माँ ये नहीं सोच रही कि बेटी को डांटने की वजह से उसकी बेटी उससे दूर हो रही है। अगर माँ अपने विचारों पर नियंत्रण करना जानती है तो वो अपनी बेटी का कमरा देखकर उसे खुद साफ कर देगी और अपनी बेटी को सफाई से रहने की सीख देगी और अपने आपसी संबंध कभी खराब नहीं होने देगी। ये उदाहरण दिखाता है कि हम सभी को अपने लिए तय करना होता है कि हम क्या चाहते हैं और हमें क्या क्या करना चाहिए। हम किस तरह अपना कार्य करना चाहते हैं और हम क्या विश्वास करना चाहते हैं। ये एक ऑप्शन है और सभी ऑप्शंस के साथ रिजल्ट आते हैं, लेकिन ये सिर्फ हम ही तय कर सकते हैं कि हम अपनी दुनिया में रहकर किस तरह कार्य करना चाहते हैं। अगर हम चीजों को बदलना चाहते हैं तो उस पर हमें अलग अलग तरीके से कार्य करके देखना चाहिए, वरना हमें नुकसान भुगतने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। लास्ट में ये कहना ठीक होगा कि जिस तरह कंप्यूटर में सही कमांड देने से वो सही प्रोग्राम दिखाता है, ठीक उसी तरह हम भी ऑटो पायलट की तरह अपने दिमाग पर अपना कंट्रोल रखकर उसे सही तरह चला सकते हैं। हमें हमारी लाइफ के गोल का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमारा दिमाग काफी स्ट्रांग रखना चाहिए क्योंकि हर किसी के जीवन में एक ना एक एम जरूर होता है और सभी को उस एम को प्राप्त करने का अपने दिमाग के अंदर जुनून रखना चाहिए। किस प्रकार हमारा माइंड हमारी पर्सनालिटी को अफेक्ट करता है, ये बात हम नेक्स्ट एपिसोड में सुनेंगे। दूसरों को किस तरह समझें। हमारे दिमाग में दिमाग की 3 समझ होती हैं: ह्यूमन माइंड, चिंप माइंड और कंप्यूटर माइंड। आगे हम उस तरीके को देख सकते हैं जिसमें गार्डिंग मून मतलब कंप्यूटर विभाजित ग्रह मतलब मानव माइंड और चिंप माइंड के बीच स्ट्रगल को स्थिर करता है। सिस्टम को बैलेंस करने के लिए हमें अपनी सोच पर कंट्रोल करना आना चाहिए। हम इस पर काम कर सकते हैं। चिंप माइंड, ह्यूमन माइंड या कंप्यूटर माइंड इसके बेस पर काम के लिए सही होगा। इसके आधार पर हम अपनी पर्सनालिटी को बेहतर बनाने के लिए इस पर वर्क कर सकते हैं। कंप्यूटर किस तरह चिंप माइंड और मानव माइंड के साथ खुद को कनेक्ट करता है। मान लीजिए चिंप माइंड और ह्यूमन माइंड दोनों आराम से हैं और साथ अपने आप से काम करेंगे, जिसका मतलब होता है कि हम बिना किसी कोशिश के डेली रूटीन का काम कर सकते हैं क्योंकि हमारा कंप्यूटर माइंड प्रोग्राम के अनुसार काम करता है। जब कभी कंप्यूटर माइंड के साथ काम करने में हम इस तरह के कार्य करने की वजह से खतरा या अजीब परिस्थितियां भी महसूस कर सकते हैं, उस वक्त हमारा चिंप माइंड और ह्यूमन माइंड दोनों एक्टिव हो जाते हैं। किसी प्रकार का खतरा महसूस होने पर यदि हमारा चिंप माइंड एक्टिव होता है तब वो खतरे के उद्देश्य को जल्दी भांप लेता है और अगर उस वक्त उसे महसूस होता है कि कोई खतरा नहीं है तो हमारा कंप्यूटर माइंड एक्टिव हो जाता है। इसे हम एक उदाहरण देकर समझ सकते हैं। मानो कोई पियानो प्लेयर अपनी पियानो पर अच्छी सी धुन बजा रहा है और वो पियानो बजाने में एक्सपर्ट है, तब उसकी उंगलियां पियानो पर अपने आप चलने लगेंगी। ये उसका कंप्यूटर माइंड है। इस बात को हम 3 तरह से देख सकते हैं। फर्स्ट सिचुएशन, मैं कमरे में जाता हूँ और उस व्यक्ति के लिए कोई खतरा नहीं है जो पियानो बजाना जारी रखता है। मैं उससे पूछता हूँ कि वो कॉफी लेंगे तो वो हाँ या ना में जवाब देंगे। उसका कंप्यूटर माइंड अपना म्यूजिक बजाना जारी रखता है क्योंकि उस वक्त चिंप माइंड उसे बता देता है कि उसे कोई खतरा नहीं है, इसलिए उसका कंप्यूटर माइंड एक्टिव है। सेकंड सिचुएशन, अगर मैं पियानो प्लेयर के पास जाकर कहूँ कि आप इतना अच्छा पियानो कैसे बजा लेते हैं, तो वो मुझे रिप्लाई करने के लिए कंप्यूटर माइंड से बाहर निकलेगा, लेकिन उसका चिंप माइंड अब भी एक्टिव नहीं होगा क्योंकि चिंप माइंड को पता है कि उसे खतरा कोई नहीं है। थर्ड सिचुएशन में अगर हम देखें पियानो प्लेयर पियानो बजा रहा है और मैं अचानक से उसके पियानो के करीब चली जाऊं तो पियानो प्लेयर कुछ देर के लिए परेशान हो जाएगा। वो डर जाएगा कि मैं इस तरह अचानक किस वजह से उसके पास गई हूँ। इस दौरान उसका कंप्यूटर माइंड पूरी तरह से काम करना बंद कर देगा और उसका चिंप माइंड काम करना शुरू कर देगा। इसी तरह एक और गणित के उदाहरण से हम हमारे इन तीनों दिमाग के बारे में समझ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आए और गणित के कुछ कठिन प्रश्न हमसे करे, तो अगर हम गणित के अभ्यास में नहीं हैं तो उस दौरान हम उस सवाल का जवाब देने में थोड़ा समय लेंगे। यहाँ हमारा ही ह्यूमन माइंड काम कर रहा है और अगर हम मैथ्स में अच्छे हैं तो हम तुरंत उस सवाल का जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर हमारा कंप्यूटर माइंड काम करेगा। अगर कोई हमें लोगों की भीड़ के बीच मैथ्स के सवाल पूछे तब उस वक्त हमारा चिंप माइंड एक्टिव हो जाएगा। उस वक्त हमारा चिंप माइंड हमें समझाने की कोशिश करेगा कि इतने लोगों की भीड़ में अगर हमारा आंसर गलत हुआ
तो ये भीड़ हम पर हंस सकती है, हमारा मजाक उड़ा सकती है। उस वक्त हम चिंप माइंड के हिसाब से काम कर सकते हैं। इसी तरह हम लोगों के दिमाग को पढ़कर भी उन्हें अपने तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम पहले ही किसी के बारे में सोच बना लेते हैं कि हमारे सामने वाले व्यक्ति के पास हमारे जैसा ही दिमाग है, और अक्सर ऐसा होता भी है। लेकिन कई बार हमें ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनका दिमाग हमसे बिल्कुल अलग होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर हम दो अलग तरीके से दिमाग वाले व्यक्तियों की तुलना करें, पहला प्रकार किसी ऐसे व्यक्ति का माइंड है जिससे ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम नाम की बीमारी है, और इसमें दिमाग के कुछ हिस्से ठीक तरह से काम नहीं करते हैं और कुछ हिस्से बेहद सेंसिटिव होते हैं। उदाहरण के लिए, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिजीज वाले बच्चे या व्यस्त, उनके चेहरे के भाव या बॉडी लैंग्वेज पढ़ने में हमें कठिनाई होती है। उन्हें दूसरों की भावनाओं को समझने में समस्या होती है, इसलिए वो ऐसी बात कह सकते हैं या कर सकते हैं जो हम में से अधिकांश को अजीब लगेगी। अगर हम समझते हैं कि उनका मतलब क्राइम नहीं है, तो हम इस व्यक्ति के साथ रहने की या बात करने की सोच सकते हैं। हम उन्हें हैंडल करने के लिए कुछ ऐसा करेंगे कि वो हमें किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाएं, और ये भी हो सकता है कि हम उनके साथ एक अच्छा संबंध बना लें। ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम पर आता है। सबसे गंभीर रूप और आसानी से पहचाना जा सकता है, और हल्के रूपों को इस बात को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक पिता अपने ऑटिज्म नाम की बीमारी से पीड़ित बच्चे को हॉस्पिटल लेकर गया, और वहां जाकर पिता ने डॉक्टर को बताया कि उसका बेटा कोई भी बात ठीक तरह से नहीं समझता है। जब वो नहाने जाता है तो शैम्पू की एक बड़ी बोतल एक बार में खत्म कर देता है। मना करने पर भी वो ये बात नहीं मानता, और जब मैं काम से थककर घर आता हूँ तब वो मुझसे लगातार ढेर सारे सवाल करता है जिसका जवाब देना मुश्किल हो जाता है। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन उसके दिमाग की वजह से मुझे उसके साथ तकलीफ हो रही है। मुझे क्या करना चाहिए? तब डॉक्टर ने पिता को समझाया कि उसे अच्छी तरह अपने बेटे को समझाना है कि बोतल से शैम्पू इतना ही लेना है, और जब मैं थक कर घर लौटूं तब तुम मुझसे केवल 3 सवाल करोगे और उसके बाद कंप्यूटर पर गेम खेलोगे। घर जाकर पिता ने डॉक्टर की सलाह पर काम किया और अब वो खुश हैं। यहाँ कहने का ये मतलब है कि हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारे सामने कौन है और वो किस प्रकार सोच रहा है और किस प्रकार काम कर रहा है। अगर हम इन सब बातों को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो हम उसके साथ प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। लेकिन हमें ऐसा करने के लिए लोगों को खुले तौर पर देखने के लिए तैयार रहना होगा। दूसरों के साथ हमारे संबंध कई बार हमारे द्वारा उनके प्रति हमारी प्रतिक्रिया और हमारे प्रति हमारी प्रतिक्रिया से निर्धारित होते हैं। कई बार ऐसे लोग वॉयलेंट भी हो सकते हैं, किसी का मर्डर भी कर सकते हैं। समाज में अधिकांश मनोरोगी जीवन के साथ अपना सामंजस्य बैठा लेते हैं और अच्छी तरह से जीवन जी लेते हैं, लेकिन इस बीच वो रास्ते में आने जाने वाले लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन, ये अक्सर जब हम लोगों से मिलते हैं तब हम उनके व्यवहार से, उनके कपड़ों के आधार पर, उनकी बातचीत के तरीके से, उनकी आवाज से और वो किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, इन सब बातों को गौर करने के बाद हम किसी के बारे में अपनी राय बनाते हैं। जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं उस वक्त हमारा चिंप माइंड काफी एक्टिव रहता है, क्योंकि जब चिंप माइंड उस व्यक्ति को पहली बार देखता है तब वही उस व्यक्ति की सही या गलत इंप्रेशन के बारे में हमें बताता है। और अगर हमारा चिंप माइंड थोड़ा फ्लेक्सिबल है तो कई बार हमें उस व्यक्ति को समझने में थोड़ा ज्यादा वक्त भी लग सकता है। इस बात को एक उदाहरण देकर हम समझ सकते हैं। मान लीजिए हम में से कई लोगों की मानसिकता है कि भूरे बाल वाले लोग चालाक नहीं होते, और जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं तो हम अपनी इसी मानसिकता के साथ उनसे मिलते हैं और हमारी बनाई गई धारणा की वजह से हमें ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति चालाक नहीं है। लेकिन जब हम उस व्यक्ति से दूसरी बार मिलते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति काफी चालाक है, और उस वक्त अगर हमें ये पता चल जाए कि वो एक वकील है तब हम अपनी बनाई हुई धारणा पर एक बार फिर से विचार करते हैं। इस बात से हम इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि हम अपनी बनाई हुई धारणा लोगों से 2 बार मिलने के बाद बदल भी सकते हैं। लोगों का समूह हमारे लिए सही है या नहीं, इस बात की पहचान हम किस तरह कर सकते हैं, इस बात का जिक्र हम करेंगे अगले एपिसोड में। पॉपुलर कैसे बने, यहाँ हम बात करेंगे अपने आसपास मौजूद लोगों के बारे में। हमारे आसपास किस तरह के लोग मौजूद हैं, उनके हाव भाव कैसे हैं और वो हमारे लिए क्या सोचते हैं। क्या वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्या वो हमें हमारी मुसीबत में साथ दे सकते हैं, आदि के बारे में हम बात करेंगे। व्हाट इज अ ट्रूप, यहाँ ट्रूप का मतलब लोगों के ग्रुप से है। हमें किस तरह का माहौल पसंद है या हम किस तरह के लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं, ये सब हमारा माइंड सेट करता है। वाई डू वी नीड अ ट्रूप, मानव एक सामाजिक प्राणी है। अकेले रहकर मानव अपनी जरूरतें कभी पूरी नहीं कर सकता, इसलिए हमें लोगों के ग्रुप की जरूरत पड़ती है। हम किस तरह के ग्रुप को पसंद करते हैं यह हम पर डिपेंड करता है। लोगों के समूह के चुनाव के वक्त हमारा चिंप माइंड और ह्यूमन माइंड दोनों एक्टिव हो सकते हैं। जब हम लोगों के ग्रुप को चुनते हैं तब कई बार हम देखते हैं कि उस वक्त हमारे सामने अक्सर ये सवाल आ जाते हैं, जैसे
मुझे हमेशा दूसरों को खुश करने की इतनी आवश्यकता क्यों होती है? मैं इस बारे में इतनी चिंता क्यों करता हूँ कि दूसरे क्या सोचते हैं? मुझे हमेशा दूसरों को इम्प्रेस करने की जरूरत क्यों पड़ती है? हमें ग्रुप की जरूरत क्यों पड़ती है? इस बात को हम चिंपैंजी के उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरह एक चिंपैंजी जंगल में ग्रुप के साथ होता है, तब उसे अधिक खतरा नहीं होता, क्योंकि समूह में होने की वजह से उनके अलावा और भी कई चिंपैंजी होते हैं जो आने वाले खतरों को भांप लेते हैं। लेकिन अगर वही चिंपैंजी जंगल में अकेला है, तो उसका जीवित बच पाना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह ग्रुप से संबंधित होने की आवश्यकता इतनी शक्तिशाली होती है कि हम समूह का हिस्सा बनने के लिए अक्सर अपनी लाइफ और लाइफस्टाइल से समझौता भी कर लेते हैं। और जब हम उस ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं, तब हम उस ग्रुप में लोकप्रिय होने की कोशिश करते हैं, सभी को खुश रखने की कोशिश करते हैं, और हम खुद को इस तरह तैयार करने की कोशिश करते हैं कि हमारा इंप्रेशन लोगों पर अच्छा पड़े, वो हमारे बारे में अच्छा सोचें। ग्रुप में जुड़ने के बाद हमें प्रॉब्लम तब होती है जब ग्रुप के कई लोग हमें नापसंद करते हैं। ये हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। उस वक्त हमारा चिंप माइंड हमें अलर्ट करता है कि हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। लेकिन उस दौरान हमारा ही ह्यूमन माइंड चिंप माइंड को समझाने की कोशिश करता है कि हम समाज में रहते हैं, इसलिए हमें सभी के साथ मिलकर चलना चाहिए और सभी को खुश करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम समाज में हैं। हमारा चिंप माइंड उस वक्त ह्यूमन माइंड की बात सुनता है और उसके बाद खतरनाक रिजल्ट होते हैं, और कई बार ये हमारे दुख का कारण भी बनते हैं। जब समूह का कोई व्यक्ति हमारे लिए बार बार खतरा उत्पन्न करता है, उस वक्त चिंप माइंड हमें अकेले रहने की सलाह देता है, और कई बार अकेले रहना भी खतरनाक हो सकता है। इसलिए समूह के बीच हमें हमारे चिंप माइंड और ह्यूमन माइंड का संतुलन बनाकर रखना चाहिए। ग्रुप में रहने के लिए, लोगों से कनेक्ट करने के लिए हमें बातचीत का इफेक्टिव तरीका भी आना चाहिए। हमने देखा है कि मनोवैज्ञानिक दिमाग कैसे काम करता है। हम देख सकते हैं कि हम लोगों के दिमाग के साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर हम इफेक्टिव तरीके से बातचीत नहीं कर पाते, तब हमें अक्सर निराशा का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें सारी बातचीत के तरीके सुधारने में ध्यान देना चाहिए। जब हम किसी से बातचीत करें, तब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम लोगों से किस मानसिकता के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ कहने का मतलब यह है कि उस वक्त हमारा ह्यूमन माइंड ज्यादा एक्टिव है या चिंप माइंड। जब हम किसी से बातचीत शुरू कर रहे हैं और हम किसी तर्क पर संवाद कर रहे हैं, तब हमारा ह्यूमन माइंड एक्टिव है। अगर हम अपनी भावनाओं के विषय में बात कर रहे हैं, तब हम चिंप माइंड के हिसाब से बात कर रहे हैं। और अधिकतर औरतें बात करते वक्त चिंप माइंड का ज्यादा यूज करती हैं। कई बार इसके खतरनाक रिजल्ट भी सामने आ जाते हैं। अच्छी तरह से बात करने की कला में खुद को तैयार करना है, तो आइए पहले हम बातचीत के बेस को देखें और फिर एक महत्वपूर्ण बातचीत की तैयारी के लिए खुद को प्रिपेयर करें। अंत में हम संक्षेप में विचार करेंगे कि बातचीत में आने वाली समस्या का समाधान कैसे करें। जब हम किसी से बात करना शुरू करते हैं, तब हमें इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि हम हमेशा बात करने के लिए सही व्यक्ति का चुनाव करें, सही वक्त का चुनाव करें। इसके अलावा सही जगह, सही एजेंडा और सही तरीके का चुनाव होना अत्यंत आवश्यक है। उपयुक्त कनेक्शन अगर आपको ना मिल रहा हो, तब हमें वहां अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी कमी हुई तो हम कभी ना खत्म होने वाले गलत व्यक्ति का निशाना बन सकते हैं, और सही वक्त पर हमें उनसे दूर हो जाना चाहिए, वरना अंत में हमें पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। सही बात का सही व्यक्ति से अगर हम गलत समय चुनते हैं, तब या तो वो व्यक्ति हमारी बात में इंटरेस्ट नहीं लेता, या फिर हमें जल्दबाजी में अपनी बात खत्म करनी पड़ती है। इससे हम बातचीत अच्छी तरह से नहीं कर पाते। इसलिए हमें अपनी बात रखने के लिए हमेशा सही समय का चुनाव करना जरूरी है। अगर हम सही बात सही व्यक्ति से सही समय की जगह गलत जगह पर कर रहे होते हैं, जहां बहुत ज्यादा शोर या और कोई डिस्ट्रैक्शन हो, तब भी वहां कॉन्सेंट्रेट करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा अपनी इंपॉर्टेंट बात करने के लिए सही जगह सिलेक्ट करना भी जरूरी है। इसके अलावा हमें सही एजेंडा हासिल करने में भी ध्यान देना चाहिए, जिसमें अक्सर दो खामियां होती हैं। पहला होता है कि हम एक छिपे हुए एजेंडे के साथ जाते हैं और परेशान होकर गलत एजेंडे को डिस्कस कर देते हैं। इससे लोगों पर हमारा इंप्रेशन सही नहीं पड़ता। इसलिए हमें जब भी किसी बातचीत पर बात करनी हो, तब हमारे पास यही एजेंडे का होना भी जरूरी है। इसके अलावा बातचीत में जिस बात का हमें खास ध्यान रखना चाहिए, वो है हमारे बात करने का तरीका। बात करते वक्त हमें सही वर्ड्स का सिलेक्शन करना चाहिए, हमारी बॉडी लैंग्वेज का खास ध्यान रखना चाहिए, और बातचीत के दौरान बहस से बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा हमें कोशिश करनी चाहिए कि बातचीत के वक्त हम ह्यूमन माइंड में रहें। हमें महसूस हो कि आगे वाला व्यक्ति बात करते वक्त चिंप माइंड का यूज कर रहा है, तो उस वक्त हमें उस व्यक्ति के साथ अपना एडजस्टमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी बात रखने के पहले हमें दूसरों की बात पर भी ध्यान देना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बातचीत के दौरान हमें हमारे चेहरे पर तनाव के भाव कभी नहीं आने देने चाहिए। कई बार हमारा आसपास का माहौल हमारे मुताबिक नहीं होता, उसे हम किस तरह अपने मुताबिक बना सकते हैं, ये हम सुनेंगे अगले एपिसोड में। हाउ यू मैनेज योर माइंड।
जैसा कि हम पिछले एपिसोड में सुन चुके हैं कि हमारा दिमाग 3 अलग अलग तरीके से काम करता है। चिंप माइंड, ह्यूमन माइंड और कंप्यूटर माइंड। ये दोनों माइंड अलग डायरेक्शन में काम करते हैं, या यूं कह लीजिए कि ये दोनों दिमाग दो अलग दुनिया से कनेक्टेड होते हैं। और जिस दुनिया से ये दिमाग कनेक्टेड होते हैं उस दुनिया का अपना अलग एटमॉस्फेयर होता है। और अगर हम सचमुच अपने दिमाग के बारे में समझना चाहते हैं तो हमें दोनों दिमाग की दोनों अलग अलग दुनिया को समझना, उसके एटमॉस्फेयर को समझना और उसे अपने अकॉर्डिंग सही करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हमने ये काम सही तरह से कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप कंफर्म आप अपनी लाइफ से खुश रहेंगे। इस बात की तय तक जाने के लिए हम इसे थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। जब हम अपनी डेली रूटीन में होते हैं उस वक्त हम अपने दिमाग की वजह से 3 अलग अलग दुनिया में मौजूद हो सकते हैं। अगर हमारा चिंप माइंड एक्टिव है तो ये हर जगह खतरा देखता है। अगर हमारा ह्यूमन माइंड ज्यादा एक्टिव है तब वो लॉजिक ढूंढने की कोशिश करता है। और अगर हमारा कंप्यूटर माइंड एक्टिव है तो वो दोनों को समझने की कोशिश करता है। आइए अब हम तीनों माइंड की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। चिम्प्स वर्ल्ड। हमारा चिंप माइंड अपनी जर्नी अकेले शुरू करता है और जब जिस स्थान पर वो खुद को सेफ फील करने की कोशिश करता है उस दौरान वो लोगों के समूह को ढूंढने की कोशिश करेगा और उनमें सुरक्षा या असुरक्षा की भावना को महसूस करेगा। तब उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और यही कॉन्फिडेंस उसे ताकतवर और जिज्ञासु बनाएगा। काफी हद तक चिंप माइंड की टेंशन कुछ हद तक कम हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए जब ये खुद को डेंजर जोन में महसूस करेगा उस वक्त ये अपनी अलग उलझन में उलझ जाएगा। अगर ये ऐसा नहीं करेगा तो फिर ये हमें किसी बेवकूफ़ी भरी सिचुएशन में लाकर खड़ा कर देगा। ये भी हो सकता है कि डेंजर फील करने के बाद ये हमें जबरदस्ती के झगड़ों में उलझाकर रख दे या फिर और कोई बड़ी प्रॉब्लम में ले जाकर छोड़ दे। इसलिए दोस्तों जब भी हमारे कैरियर की बात आती है या जॉब की बात आती है तो चिंप माइंड की मेंटालिटी देखी जा सकती है। हमें अपने चिंप माइंड को बैलेंस रखने के लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमें हमारे चिंप माइंड को खुश रखने के लिए उसके भीतर सही चीजों के साथ रखना चाहिए। ह्यूमन वर्ल्ड। हम समाज में रहते हैं इसलिए दुनिया को मुख्य रूप से लॉजिक और करुणा पर आधारित स्थान के रूप में देखते हैं। यहाँ कहने का मतलब ये है कि दुनिया में जितने लोग होते हैं उनके साथ नेचर एक सा बर्ताव करती है, सभी को आगे बढ़ने के लिए समान मौके देती है। ऐसा नहीं है कि नेचर कमजोर लोगों के साथ अलग बर्ताव और ताकतवर लोगों के साथ अलग बर्ताव करती है। यहाँ इस लॉजिक पर काम करते हैं जैसे कि हम सब समाज में रहते हैं, समाज में रहकर हम समाज के हिसाब से चलते हैं, यहाँ बनाए गए कानून को हम मानते हैं। यहाँ कहने का मतलब है कि हम सब मिलजुल कर एकता की भावना के साथ अच्छी तरह अपना जीवन गुजारते हैं। कई बार कुछ नियम जो कि हमें उचित नहीं लगते, ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, उस दौरान हम निश्चित तौर पर निराशा और दुख महसूस करते हैं। अगर साधारण शब्दों में कहें तो मनुष्य जिस बात को नहीं समझता वो है कि दुनिया में बहुत सारे चिंप माइंड रहते हैं। वो इसे एक्सेप्ट करते हैं तो उन्हें अपने चिंप को बाहर निकाले बिना और इसे कब्जे में लिए बिना अपनी दुनिया में बैलेंस करना सीखना चाहिए। कंप्यूटर वर्ल्ड। कंप्यूटर में दोनों से इनपुट होता है। मानव और चिंप दोनों माइंड एक्टिव होते हैं। ये बिल्कुल क्लियर है कि दो दुनियाओं के बीच संघर्ष है या टेंशन जो चिंप और मानव माइंड चाहते हैं और मानते हैं कि उनके मूल्य और अप्रोच ज्यादा वैल्यूएबल हैं। लेकिन हर बार ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों एक साथ सही रहें। कंप्यूटर माइंड रिकॉर्ड करता है कि चिंप जो कहता है वो हो रहा है और ये भी रिकॉर्ड करता है कि उसके कहने से क्या हो रहा है। मानव माइंड जो कह रहा है वो उपयुक्त है या नहीं। फिर इन दोनों लेन देन की कंडीशन में वो समझ जाता है कि एक ग्रुप भी कंप्यूटर दोनों की दुनिया यानी कि चिंप माइंड और ह्यूमन माइंड को मिलता है और एक व्यक्ति को चिंप और मानव के बीच लगातार दिन भर में स्विच करने में मदद करता है, जैसे कि उचित है। इसलिए कंप्यूटर व्यक्ति को उतार चढ़ाव की वास्तविक दुनिया में रहने में उसकी मदद करता है। कई बार हमें हमारा दिमाग तनाव की स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है। अब हम स्ट्रेस के कारण और उसकी एक्टिविटी के बारे में जानेंगे। स्ट्रेस एक हेल्थ इशू है जिसका मतलब परेशान होना होता है। ये नेचर का आपको ये बताने का तरीका है कि कुछ आपके साथ गलत है और इसे ठीक करने के लिए आपको काम करने की जरूरत है। स्ट्रेस खुद को कई अलग अलग तरीकों से प्रकट कर सकता है, जैसे कि आक्रामकता यानी अग्रेशन, अधीरता यानी इम्पेशंस का मूड, चिंता आदि। ये है तनाव के कुछ लक्षण। ये स्वीकार करना कि किसी लक्षण किसी तनाव का परिणाम है तो तनाव को दूर करने का पहला कदम है। तनाव के दौरान शरीर हमें अलर्ट करने के लिए बहुत सारे केमिकल छोड़ता है जिसमें एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल दो इंपॉर्टेंट हैं। तनाव शारीरिक या मानसिक हो सकता है। शारीरिक तनाव का एक उदाहरण है जब हम खुद को असहज महसूस करते हैं यानी प्यास या भूख, और सहज होने पर हम फिर से तनाव मुक्त हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का अनुभव करें तो हमें इससे निपटने के लिए क्रिएटिव तरीके की खोज करनी चाहिए। आपके पास एक ऑप्शन है, या तो आप तनाव पर रिएक्ट कर सकते हैं या तो आप तनाव से निपट सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तनाव आपको किस तरह इफेक्ट करता है। इससे निपटने का एक तरीका है
जब भी हम अचानक तनाव में होते हैं तो हम इमोशनल रूप से रिएक्ट करते हैं और कभी कभी हमारे पास सोचने का समय होता है और कभी कभी हम ज्यादा केयर नहीं करते। ऐसे 7 कदम हैं जो हमें तनाव से बाहर निकलने में हमारी मदद करेंगे। पहला, पहचान और परिवर्तन। दूसरा, पॉज बटन। तीसरा, एस्केप। चौथा, हेलीकॉप्टर और परिप्रेक्ष्य प्राप्त करना। पांचवा, योजना। छठवां, प्रतिबिंब और सक्रियण। सातवां, मुस्कान, पहचान और परिवर्तन में हमें सबसे पहले अपने तनाव के बारे में समझना होता है। हालांकि ये प्रोसेस थोड़ा कठिन होता है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और जब हम अपने तनाव के मूल जड़ तक पहुंच जाते हैं तब हम उस पर कार्य करके तनाव को खत्म कर सकते हैं। दूसरा है पॉज बटन। कई बार जिस कारण से हमें तनाव उत्पन्न हो रहा है हमें उस सिचुएशन को ही खत्म कर देना चाहिए। तीसरा है पलायन या दूर हटना। यदि हो सके तो तनाव की स्थिति समझकर उस जगह से दूरी बना लेनी चाहिए। हेलीकॉप्टर और परिप्रेक्ष्य प्राप्त करना। हमें हमारे तनाव की एक टाइम लिमिट तय करनी चाहिए और जब हमें ये समझ में आएगा कि ये तनाव लिमिट से ज्यादा हो रहा है तो उस वक्त खुद ब खुद तनाव मुक्त करने की कोशिश करनी चाहिए। योजना यानी कि प्लान। तनाव को दूर करने की योजना बनाने के लिए आगे कदम बढ़ाना चाहिए। परावर्तन और सक्रिय या एक्टिव होना। यदि मानव को सोचने के लिए समय और स्थान बनाया गया है तो मूव ऑन करने के पहले हमें आगे आने वाली समस्याओं के बारे में भी सोच लेना चाहिए। मुस्कुराना। सिचुएशन कितनी भी गंभीर कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, हमें उस सिचुएशन के सॉल्यूशन के पक्ष में या साइड में रखने का प्रयास करना चाहिए। परिस्थितियों पर हंसने से तनाव कम हो जाता है और ये सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है। अचानक तनाव से निपटने के लिए अपनी कार्य योजना प्लान लिखें। तनावपूर्ण स्थितियों के बारे में सोचने के लिए अपनी इमेजिनेशंस का उपयोग करें। इसकी प्रैक्टिस करने का प्रयास करें और जब आप अपनी नई योजना के साथ आगे बढ़ेंगे तब अपने दिमाग के हिसाब से उसके साथ काम करें और साथ में ये भी सोचें कि ये एक अच्छे रिजल्ट के साथ खत्म होगा। दिमाग में टेंशन का ट्रैफिक जितना कम होगा हमारा दिमाग उतना एक्टिव होगा। दोस्तों, इस बात को डिटेल में हम अगले एपिसोड में सुनेंगे और अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि हम अपनी टेंशन से खुद को कैसे बचा सकते हैं। स्ट्रेस। इस एपिसोड में हम खुद को चैलेंज देंगे कि हम पुराने तनाव यानी स्ट्रेस से निपटने के लिए सोल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि सोल्यूशन के लिए हमें हमारे लिए अच्छी सोच रखना है। अपने स्ट्रेस के सोल्यूशन के लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। हम अपने आप को समझा सकते हैं कि हमारे तनाव में कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब कोई लंबे समय तक स्ट्रेस में रहता है तो वो उस स्ट्रेस के साथ रहना सीख जाता है। शरीर वास्तव में अपने सिस्टम में बदलाव कर सकता है और कुछ हार्मोन और केमिकल सिस्टम बदल जाते हैं। इससे व्यक्ति की हेल्थ पर निश्चित रूप से नुकसान हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप इम्यून सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और हम किसी बड़ी बीमारी से घिर जाते हैं। पुराना तनाव भी अक्सर डिप्रेशन, बीमारी और चिंता का कारण बनता है। अगर वास्तव में हम तनाव से खुद को बचाना चाहते हैं तो पुराने तनाव को दूर करना जरूरी है। अगर हम किसी गंभीर रूप से तनाव में हैं तो हमें मदद के लिए अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। पुराने तनाव की जांच, पुराने तनाव के लक्षणों को एक बार पहचानना आसान हो जाता है जब हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। पुराने तनाव के कुछ सामान्य लक्षण इस प्रकार हैं: लगातार थकान महसूस करना, कम हंसना, चिड़चिड़ा स्वभाव का होना, बिना किसी कारण के चिंतित रहना, बिना वजह चिंता करना, ठीक तरह से आराम ना करना, पागलपन वाले विचार, दोस्तों के सामने आने से कतराना आदि। यदि इनमें से कोई भी लक्षण हमारे अंदर है तो हमें उसके कारण का पता लगाना चाहिए। पुराने तनाव को कंट्रोल करने के लिए हम कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे हम अपनी खुशियों भरी जिंदगी वापस पा सकें। जैसे कि अपने समय का समझदारी से उपयोग करें, बातचीत करना बंद ना करें, किसी से जबरदस्ती की अपेक्षाएं या होप ना रखें, उन चीजों की जिम्मेदारी लें जिसके हम जिम्मेदार हैं, प्रॉब्लम्स होने पर तुरंत उससे दूर करने का रास्ता निकालें, नियमित रूप से अपने चिंप माइंड का खास ध्यान रखें आदि। अगर हम इन सब बातों पर कंट्रोल कर लें तो हम कई हद तक तनाव से दूर रह सकते हैं। और अगर हम किसी पुराने कारण से तनावग्रस्त हैं तो उस समय हमें अपने तनाव को कागज पर लिखने की आदत डालनी चाहिए। कागज पर लिखने से हमारा दिमाग दूसरे तरीके से काम करने लगता है और उसका सोल्यूशन खुद ब खुद ढूंढने लगता है। इसलिए हमेशा अपने दिमाग से प्रॉब्लम से निपटने की कोशिश करते रहें। इसके अलावा अगर प्रॉब्लम्स किसी दूसरे लोगों के कारण हैं तो हम इन दोनों कारणों के रास्तों को दूर करने के लिए सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। कई बार एक माहौल में या परिस्थिति में रहने के कारण भी हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए जब भी हम तनाव में हों तो हमें माहौल या जगह बदलने के बारे में सोचना चाहिए। हम में से कई लोग इस बारे में ध्यान नहीं देते, लेकिन तनाव का एक मुख्य कारण जगह भी हो सकती है। हम में से कुछ ऐसे भी होते हैं, अगर चिंता की कोई बात नहीं है तो चिंता की कोई ना कोई वजह ढूंढ लेते हैं और ये हमारे खुद के द्वारा पैदा की हुई बुरी आदत है।
ये न केवल उनके लिए बल्कि उनके आसपास मौजूद लोगों के लिए भी परेशान कर देने वाली बात होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो हर वक्त खुद को चिंता में डालकर देखते हैं, फिर उन्हें दूसरों के सामने पेश करते हैं। कई बार जो हमारे अपने हैं हमारी बेवजह की चिंता सुनकर या जानकर हमारे लिए परेशान होते हैं। हम में से कई ऐसे भी होते हैं जो किसी का अच्छा देखकर या किसी को सक्सेस होते देखकर उनसे अपने आप जलन पाल लेते हैं। ये भी परेशान रहने की गंभीर वजह बन सकती है। यदि हमारे अंदर ऐसी कोई आदत जाने अनजाने आ गई है तो हमें तुरंत इस आदत को पहचान कर उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा चिंता को दूर करने के लिए हम अपने लिए लाइब्रेरी में अच्छी किताबों का चुनाव कर सकते हैं, या अच्छे दोस्त या अपने कोलीग के साथ बात कर हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। बीमारी और उसका सोल्यूशन। कई बार हमारी लाइफ में नेगेटिविटी अपने आप आ जाती है, लेकिन हम अपनी नेगेटिविटी खुद ब खुद दूर भी कर सकते हैं। अगर साफ साफ कहा जाए तो अगर हम नेगेटिविटी में हैं तो हमें इस नेगेटिविटी को समझने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ हमें हमारे चिंप माइंड को सही बात समझाने की बहुत जरूरत है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित तौर से हम और अधिक बीमार होते चले जाएंगे। अगर हम अपने आप को तनाव मुक्त, स्ट्रेस फ्री नहीं कर पा रहे हैं, उस समय हमें सोल्यूशन के लिए किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। कई बार हमारा मेंटल लेवल भी ठीक तरह से काम नहीं करता, और हमारे साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने समय पर अपने दिमाग का ध्यान नहीं रखा। जैसा कि हमें पता ही है कि अगर हम तनाव में होते हैं या उदास होते हैं तो इसकी बड़ी वजह हमारा चिंप माइंड होता है। और हम में से कई लोग जो अपनी लाइफ का बड़ा समय संघर्ष में गुजारते हैं तो अक्सर हमारा चिंप माइंड नेगेटिविटी के संपर्क में आ सकता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हमें हमारे फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर हमारा मेंटल लेवल अच्छा है तभी हम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं। अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बनाए रखने पर हमें कंटिन्यू काम करते रहना चाहिए। हमें श्योर कर लेना चाहिए कि हम बिल्कुल फिट हैं। उसके लिए हमें प्रॉपर नींद, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट सभी की जरूरत होती है। अगर हम ये सब करते हैं तो हमारा चिंप माइंड भी हमें हमारी हेल्थ बेनिफिट्स अचीव करने में हमारी मदद करने लगता है। अगर हम सच में खुद को फिट रखना चाहते हैं तो हमें निम्न बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। अपनी डेली रूटीन का डायरी मेंटेन करना चाहिए ताकि हमें पता चले कि हम फिट होने के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं। यदि खुद को फिट रखने के लिए हम पर्याप्त समय नहीं देंगे तो हम कभी भी अपने चिंप माइंड को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाएंगे। हमारी खराब तबीयत का असर हमारे दिमाग पर पड़ेगा और इसका पूरा असर हमारे काम पर और हमारे रिश्तों पर पड़ेगा। अंततः ये कहना उचित होगा कि हम अपने चिंप माइंड की वजह से कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं। वैसे हम अच्छी तरह से जानते हैं कि चिंता चिता के समान होती है, इसलिए ज्यादा चिंता करना भी अच्छी बात नहीं होती। हमें अपने ह्यूमन माइंड की हेल्प से खुद को चिंता से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। कई बार हम अपनी हॉबीज के लिए समय निकाल नहीं पाते और अपनी डेली रूटीन के चलते हम खुद को डिप्रेशन में धकेलते रहते हैं। खुद को तनाव मुक्त करने का सबसे अच्छा उपाय है संगीत सुनना। अपने तनाव को डायरी में नोट करना, उसके बाद तनाव के कारण ढूंढकर उसे खुद से दूर कर देना। परिस्थिति की वजह से अगर हम तनाव में हैं तो उस परिस्थिति को समझकर खुद को दूर करना, ये सब तनाव के कारण हो सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने डेली रूटीन में इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि कहीं हम किसी प्रकार के तनाव में तो नहीं हैं। राइटर ने यह भी समझाने की कोशिश की है कि कई बार हम नेगेटिव वातावरण में रहने की वजह से भी चिंताग्रस्त हो सकते हैं। तो हमेशा हमें खुद को ऐसी जगह में रखने का प्रयास करना चाहिए जहां नेगेटिव एनर्जी नहीं बल्कि पॉजिटिव एनर्जी हो, क्योंकि तनाव में हमारे आसपास का प्रभाव भी बहुत मायने रखता है। सफलता की कुंजी। अगर जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो अपने रास्ते बदलो, इरादे नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगले एपिसोड में हम सुनेंगे कि किस तरह लाइफ में हम सक्सेस हो सकते हैं। आप सफलता को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? एक पल के लिए जरा रुककर सोचिए और याद रखिए कि आपके ह्यूमन माइंड और चिंप माइंड दोनों के पास इसके आंसर आपको मिल सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि उन दोनों के आंसर डिफरेंट हों। एक रूल के हिसाब से सफलता को एक्सप्लेन करने के लिए चिंप बौद्धिक यानी कि मेंटल वस्तुओं और उपलब्धियों यानी अचीवमेंट की तलाश करता है, जबकि ह्यूमन माइंड गुणों यानी कि क्वालिटीज की तलाश करता है। उदाहरण के लिए आपका चिंप आपको ये आंसर कर सकता है कि करोड़पति होना सफलता का परिचय है। बेशक ह्यूमन माइंड ये तर्क दे सकता है कि यदि आपके पास 1000 रुपए हैं तो आप खुश होते हैं, दूसरों से प्रभावित ना हो और आप अपने हिसाब से काम करें। मानव माइंड सफलता के रूप में डिफाइन करते हैं, फिर चेक करते हैं कि आपके चिंप के विचार वास्तव में एक्सेप्टेड हैं या नहीं। जैसा कि चिंप अपने डिफाइन किया केवल ये पता लगाने के लिए कि ये वो नहीं था जहां आप सच में जाना चाहते थे। सफलता को समझने के लिए हमेशा अलग अलग तरीके होते हैं। चिंप माइंड अपने आप को सुपर समझता है, वो हमेशा वही चाहता है जो वो हमेशा से पाना चाहता था। चिंप माइंड और ह्यूमन माइंड
दोनों सफलता को अलग अलग तरीके से परिभाषित या डिफाइन करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी परीक्षा में एग्जाम में पार्ट लेना चाहते हैं तो आपके दोनों दिमाग आपको अलग तरीके से सफलता के बारे में बता देंगे। चिंप माइंड आपसे कहेगा कि आपका परीक्षा में पास होना ही सफलता है। ये बात ह्यूमन माइंड भी कहेगा, लेकिन ह्यूमन माइंड सफल होने के लिए मेहनत करना पसंद करेगा। ह्यूमन माइंड हमें समझ आएगा कि हमने एग्जाम के लिए अपना बेस्ट दिया है, इसलिए अगर हम सक्सेस नहीं भी होते तो हम रिजल्ट के लिए रेडी हैं, हम डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। लेकिन चिंप माइंड कहेगा कैसे भी करके मुझे इस परीक्षा में पास होना है, और वो सिर्फ रिजल्ट से अपनी खुशी डिसाइड करेगा। इस तरह हम देखते हैं कि ह्यूमन माइंड लॉजिक के साथ काम करता है और चिंप माइंड असफल होने पर हमें डिप्रेशन की ओर लेकर जा सकता है। इसलिए हमें सफलता और असफलता दोनों के बारे में सोच कर रखना चाहिए। यदि हम हमेशा लाइफ में सक्सेस होना ही अपनी सफलता समझते हैं तो यहाँ हम गलत हैं, क्योंकि सिर्फ सक्सेसफुल होना ही सफलता नहीं होती। अगर हम फेल भी हो जाते हैं तब भी हमें अपने बारे में अच्छी सोच रखनी चाहिए। इस तरह हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिचुएशन से अच्छी तरह निपट सकते हैं। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले सफलता को समझें और ये भी पता करें कि वो सफलता आपके लिए क्या मायने रखेगी। ऑप्शन है, सफलता की मिल सकती है या नहीं भी मिल सकती है, या कई बार दोनों भी हो सकता है। इसी तरह हम बिजनेस शुरू करने के पहले भी बिजनेस में मिलने वाले प्रॉफिट और लॉस को भी अच्छी तरह समझते हैं, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो बिजनेस हमारे लिए कितना और कहाँ तक इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि उस बिजनेस में हम सक्सेसफुल हो जाएं, और ये भी हो सकता है कि हम टोटल लॉस में चले जाएं। यहाँ कहने का मतलब ये है कि सक्सेसफुल सिर्फ एक प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन इससे हमारे पर्सनल प्रॉफिट नहीं जुड़े होते हैं। इसलिए हमें और सफलता से घबराने की बजाय अपनी मेहनत पर यकीन करके खुद को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। और हमें अंदर से इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर हम फेल भी हो जाएं और कोई हमारी बुराई करे या हमें कुछ नेगेटिव कहे तो हम उसकी बात हंसकर सुन सकें और वक्त आने पर अपने काम से उनका मुंह बंद कर दें। सही मायनों में यही सफलता होती है। यहाँ हम सफलता को कई स्टेप से जोड़कर समझ सकते हैं। सफलता से आपका अभिप्राय या मतलब क्या है, इस बात को आप समझने की कोशिश करें और दूसरों के सफल होने पर उनका सम्मान करें और मनोबल बढ़ाएं या उनकी तारीफ करें। अपने जीवन के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझें। इस प्रकार हम अपना जीवन और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। किसी ऐसे काम पर नजर डालें जिसे आप पास्ट में पूरा करने में फेल हो रहे थे, लेकिन भविष्य में आप उसे करना चाहेंगे। अपने आप को हमेशा एक्टिव रखें और उसके बाद अपनी योजना को अंजाम देने की कोशिश करें। अब हम सफलता की योजना पर चर्चा करेंगे। प्लान की परवाह किए बिना सफलता मिल सकती है। हालांकि प्री प्लान्ड होने से आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है और आप ये समझ पाते हैं कि आपने अपने सपने को प्राप्त करने के लिए वो सब कुछ किया जो आप कर सकते थे। इसलिए हर वक्त मुस्कुराते रहिए। याद रखें कि जीवन में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है और भले ही आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं, पर आप हर वक्त सफल नहीं हो सकते हैं। जब आप एक पर्टिकुलर कोई सपना देखते हैं तो आपकी सफलता का चांस बैलेंस करने के लिए ड्रीम मशीन एक जरिया है। जब भी आप किसी भी प्रकार की सफलता की योजना बनाएं, तब आपको अपने चिंप माइंड पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। चिंप माइंड की अपनी जरूरतें होती हैं, जैसे आश्वासन, कंसोलिडेशन और पुरस्कार यानी कि रिवॉर्ड। अगर उसे साथ रहना है, यदि आपको चिंप का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपके सफल होने के चांसेस ज्यादा हैं। यदि आप चिंप को अपने कंट्रोल में रखते हैं तो आपको सफलता मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर सपने और लक्ष्य के बीच का अंतर देखा जाए तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप तब तक आगे ना बढ़ें जब तक आप अपने सपने और अपने लक्ष्य के बीच के अंतर को ना समझें। अपने आप को देख लें कि आपने जो सपना देखा है वो वास्तव में आपके लिए है भी या नहीं। वो सपना आपके लक्ष्य से जुड़ा होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लक्ष्य सपनों के होने की संभावना को बढ़ाते हैं। यहाँ सपनों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। सपने और लक्ष्य के बीच अंतर बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि सपने को हमें एक पासे की तरह लेना चाहिए। जो सही पड़ गया तो ठीक है, अगर नहीं पड़ा तो हमें दुख तकलीफ नहीं होगी, बल्कि हमें खुशी होगी कि हमने सपना पूरा करने की कोशिश की। अगर हमने सपने को लक्ष्य बना लिया तब हमें हर वक्त दिमाग में खतरा महसूस होगा, और ये खतरा पहले चिंप माइंड महसूस करेगा, और अगर खतरा ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, तो वहाँ ह्यूमन माइंड डिसीजन लेगा। अगर खतरा बड़ा है तो चिंप माइंड डिसीजन देगा। चिंप माइंड के एक्टिव होने के पहले ही हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी सपने को लक्ष्य ना बनाएं, वरना इसमें डिप्रेशन की स्थिति भी आ जाती है। हमें कभी भी सपना देखना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बड़े सपने देखने के बाद ही हम अपने लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। लेखक का कहना है कि हमेशा सपना सितारों का देखना चाहिए, चांद को पाने का नहीं, क्योंकि चांद तक पहुंचना तो आसान है, लेकिन सितारों तक पहुंचना मुश्किल है। अगर आप सितारों को पाने का सपना देखते हैं तब ह्यूमन माइंड और चिंप माइंड दोनों खुश होकर काम करते हैं।
अंततः ये कहना सही होगा कि सपने जरूर देखें, लेकिन कभी भी उसे अपना लक्ष्य ना बनाएं। खुशियां तो आपके करीब हैं, आप बेवजह कहते हैं कि वो आपके नसीब में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि हम खुद को किस तरह से खुश रख सकते हैं। खुश कैसे रहें? खुशी हमारी एक सोच है, खुशी पर हमारा कंट्रोल है। हम हमेशा खुश रहें ये जरूरी नहीं है। कई बार हमारी लाइफ में ऐसी चीजें हो जाती हैं जिस वजह से हम नाखुश रहते हैं। अगर हम चाहें तो अपने आप को समझाकर अपनी खोई हुई खुशी को वापस पा सकते हैं। खुशी से क्या मतलब है? हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम अपने आप को खुश रखने के लिए ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो हमें खुशी दे रहा हो। इसलिए जिस काम को करने से हमें खुशी मिले, उस काम को करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। यदि हमारे पास समय ना हो तो समय निकालना चाहिए। खुद को नकारात्मक विचारों यानी कि नेगेटिविटी से कैसे दूर रखें? जो चीजें हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी पैदा करती हैं, जो चीजें हमारी नेगेटिव सिचुएशन में डालती हैं, वो हैं चिंताएं। ये आमतौर पर इसलिए हैं क्योंकि हम उस काम को नहीं कर रहे जिससे हम चिंप और ह्यूमन माइंड को सेटिस्फाइड कर सकें। कभी कभी हम किसी एक काम को लेकर बोर हो जाते हैं, हमारा मन उस काम को करने का नहीं होता। इसलिए हमें काम का सिलेक्शन ऐसा करना चाहिए जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो। इससे हम अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ेंगे और पॉजिटिव भी रहेंगे। हमें क्या पसंद है क्या नापसंद है, इसका निर्धारण चिंप माइंड करता है। इसलिए सबसे पहले हमें हमारे चिंप माइंड की पसंद को समझकर अपना काम करना चाहिए। चिंप माइंड के अलावा हमें ह्यूमन माइंड को डेवलप करने के लिए भी ध्यान देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी सिचुएशन में अपने आप नेगेटिव हो जाते हैं। ये होना कॉमन है, सभी के साथ होता है। लेकिन नेगेटिव होने के बाद हमें जल्द से जल्द अपनी प्रॉब्लम समझकर अपने आप को नेगेटिविटी से बाहर निकालने की कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि हर बार नेगेटिव सिचुएशन में रहना अच्छी बात नहीं होती। हमें हमेशा खुशियों की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि खुश रहने से हमारे माइंड की पॉजिटिव एनर्जी हमेशा बनी रहती है और इसका पॉजिटिव असर हमारी लाइफ में भी पड़ता है। हमें खुश रहने के लिए अच्छे मौकों की तलाश करने के लिए एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं, किस कार्य को करने से हम खुश होंगे, हम काम को किस प्रकार एंजॉय करेंगे। ये सब हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें समझकर हम अपने आप को खुश रख सकते हैं। सेल्फ इमेज, सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ इमेज की बात करें तो चिंप माइंड अपने आप को अच्छी पर्सनालिटी के रूप में देखेगा और खुद की इमेज को सबसे अच्छा मानेगा। लेकिन वहीं हमारा ह्यूमन माइंड एक बैलेंस सोच देगा और अपने बारे में अच्छी और बुरी दोनों साइड्स को देखेगा। जहां चिंप माइंड अपने आप को बेस्ट मानेगा, वहीं हमारा ह्यूमन माइंड हमारे अंदर की सुंदरता भी देखेगा और उससे भी हमारी इमेज बनाएगा। वही देखेगा कि हम आंतरिक रूप से कितने खूबसूरत हैं। यहाँ आंतरिक रूप का तात्पर्य है दया, ईमानदारी और मेहनत। और वहीं चिंप आपकी शारीरिक बनावट और आपकी उपलब्धियों को देखकर परिभाषित करेगा कि आप कौन हैं। चिंप बहुत जल्दी जल्दी अपने विचार बदल सकता है। यदि आप अपनी राय चिंप माइंड के हिसाब से बनाएंगे तो आप ज्यादा लंबे समय तक खुश नहीं रह पाएंगे। अंत में कहना उचित होगा कि हम अपनी पर्सनालिटी के बारे में कैसा निर्णय लेते हैं, ये हम चिंप माइंड के हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं या ह्यूमन माइंड के हिसाब से, ये हम पर डिपेंड करता है। ये एक ऑप्शन है, लेकिन ये हमारी खुशी को अफेक्ट करता है। सेल्फ वर्थ यानी कि आत्म मूल्यांकन, यानी कि सेल्फ एग्जामिनेशन, वो वैल्यू है जिसे अपने एक व्यक्ति के रूप में अपने ऊपर रखा है। उदाहरण के लिए आप एक खुश मिजाज व्यक्ति या जिंदा दिल होने के बजाय अपनी वैल्यूज को चुनते हैं जो केवल सुखद और मुस्कुराते हुए दूसरों को आनंद देता है, तो आपके पास खुद को एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति के रूप में देखने का मौका है। आत्मविश्वास या सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये वही है जो आप मानते हैं कि आप करने में सक्षम हैं या नहीं। ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है और कई बार हमारी खुशी भी इस पर डिपेंड करती है। जब हम उन सभी तरीकों को देखते हैं जिनसे हम अपने आप को एग्जामिन करते हैं, तो ये चिंप और उसके मूल्य प्रणाली के साथ काम कर सकते हैं। आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, यहाँ कई बार हम अपनी तुलना दूसरों के साथ करते हैं। प्रकृति ने इंसानों को बनाया है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ मौजूद इंसान सभी एक जैसे नहीं हो सकते। कोई देखने में हमसे ज्यादा खूबसूरत है या हमसे ज्यादा सक्सेसफुल है, तब हमारा चिंप माइंड एक्टिव हो जाता है और हमारा उस इंसान के साथ कंपैरिजन करके हमें छोटा कर देता है। अगर हम चिंप माइंड के साथ गए तो हमारा दुखी होना तय है। और वहीं हमारा ही ह्यूमन माइंड लॉजिक के साथ सोचेगा। वो इस बात को अच्छी तरह समझेगा कि हर किसी के अंदर अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, सब एक तरह के नहीं होते हैं, इसलिए हम जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। अगर हम ही ह्यूमन माइंड के साथ गए तो हमें दुख नहीं होगा, बल्कि हम अपना आत्मसम्मान यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट खोने से बच जाएंगे। यहाँ हम पर डिपेंड करता है कि हम किस दिमाग के साथ जाना पसंद करेंगे।
किस दिमाग के साथ जाने से हम खुशियों की ओर बढ़ेंगे और किस दिमाग के साथ जाने से हम दुख की ओर कदम बढ़ाएंगे। इसलिए कुछ भी विचार आने पर हमें अपने दोनों दिमाग के साथ अपनी सोच रखनी चाहिए। हमारे जीवन में खुशी बहुत महत्व रखती है। यदि हम खुश रहते हैं तो काम भी अच्छा करेंगे। खुशी का क्राइटेरिया तय करने में जल्दबाजी ना करें। जो बात यहाँ बताई गई है उसके माध्यम से छोटी छोटी बातों को नोट कर उसे ध्यान में रखें और धीरे धीरे करके अपने अंदर खुशी पैदा करने की कोशिश करें। हो सकता है इसमें थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन खुद पर वक्त देने से हम अपने आप को खुश रख पाएंगे और धीरे से एक दिन हम अपने बनाए हुए लक्ष्य तक ही पहुंचेंगे। इसके अलावा हम डायरी मेंटेन करके भी अपने विचारों की कुछ पंक्तियों को नोट करके लिख सकते हैं, जिससे हमें खुशी मिलती है। और साथ में हमें ये भी नोट कर लेना चाहिए कि उस खुशी को पाने के लिए हमने कितनी मेहनत की थी। ऐसा कुछ हफ्ते करने के बाद हम महसूस करेंगे कि हम अपनी खुशी सुनिश्चित करने के लिए कितना अधिक कितना कम प्रयास कर रहे हैं। विद कॉन्फिडेंस यू हैव वन बिफोर यू हैव स्टार्टेड। जी हाँ, अगले एपिसोड में हम आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस के बारे में समझेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसके लिए हम अपने आप को 2 ऑप्शंस देंगे जिसमें हम खुद से सवाल करेंगे। 1, मैं क्या करना चाहता हूँ। 2, मैं अपने एम को पाने में कितना सही हूँ। क्या मेरे अंदर आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस है? अगर है तो मैं अपने लक्ष्य यानी एम को पाने का इतना कॉन्फिडेंस रखता हूँ। हमारे कॉन्फिडेंस के कई लेवल होते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के 2 तरीके होते हैं। या तो हम अपने काम करने की क्षमता बढ़ा लें या अपने आप को यकीन दिलाएं कि हम इस काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं। भले ही हम उस काम को ना कर पाएं, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव सोच दें। अधिकांश लोग सोचने के इन तरीकों में से किसी गलती कर बैठते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें चिंप माइंड पर ज्यादा विश्वास होता है। हालांकि ये करना एक ऑप्शनल तरीका है और बहुत कम लोग इसका उपयोग कर पाते हैं। ये कैसे काम करता है? जब हम चिंप माइंड को बेस बनाकर कोई काम करते हैं और उस काम के लिए हम अपना बेस्ट देते हैं, तो उस दौरान चिंप माइंड हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बेस बनाकर काम करता है और वो हमें सिखाता है कि हमें अपना लक्ष्य कैसे भी करके चाहिए। वो अडल्ट सोच यानी कि समझदारी वाली सोच नहीं रखता। वो हमें सिखाता है कि हमारे अंदर जितनी कैपेसिटी है हमें उतना ही खुद पर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। और उसकी यही सोच की वजह से हम कई बार अपना कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं। अगर हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर लें तो हमारा कॉन्फिडेंस बना रहेगा, लेकिन अगर हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए उस समय हमारा चिंप माइंड हमें खुद पर से विश्वास करने से रोक देगा और यहाँ से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके विपरीत ह्यूमन माइंड काम करता है। वो लॉजिकल सोच रखने की वजह से हमें निराशा या दुख से निपटना भी सिखाता है और कई बार हमें अपने ऊपर से विश्वास होने वाली स्थिति से भी बचा लेता है। कॉन्फिडेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस में फर्क। एक आम समस्या जो लोगों को बहुत दुखी करती है वो है ये कि उनकी खुद की एक आवाज भी होती है। उदाहरण के लिए, मेरे पास लोग मुझसे कहते हैं कि उनमें कुछ करने का आत्मविश्वास नहीं है। ऐसा उनके साथ इसलिए होता है क्योंकि वो डरते हैं कि अगर वो कोई काम करेंगे तो कुछ बेवकूफ़ी करेंगे या काम करते वक्त उनसे कोई गलती हो जाएगी और ऐसा होने पर लोग उन्हें अपमानित करेंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इन आशंकाओं के होने का ये मुख्य कारण है कि यदि आपको विश्वास है कि आप परिपूर्ण हैं और आपको इस पर खरा उतरना असंभव है और आपके द्वारा किया गया हर कदम भयानक होगा, आप इस विचार के साथ जी रहे हैं और ये विचार आपको ये भी कहेगा कि आपसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। ऐसे व्यक्ति सेल्फ कॉन्फिडेंस से घिरे रहते हैं क्योंकि मनुष्य प्रजाति ही ऐसी है जो अक्सर गलतियां करती रहती है और ये गलतियां बेवकूफ़ी से भरी भी हो सकती हैं। इसलिए हमें अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना होगा। कभी कभी किसी गलत रिश्ते यानी रिलेशन में चले जाने के बाद भी हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि लगभग हर कोई अपने जीवन में एक साथी की तलाश करता है। ये इतना शक्तिशाली होता है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसा करने से एक समस्या होती है कि हम अक्सर गलत व्यक्ति के साथ मेल खाने की कोशिश करते हैं और जब ऐसा होता है तो लाइफ में उथल पुथल हो जाती है। अंजाम सामने आता है कि वो रिश्ता ही खत्म हो जाता है, चाहे हम इसे खत्म कर दें या वो खत्म कर दे। अगर वो रिश्ता खत्म कर देते हैं तो एक गंभीर समस्या ये होती है कि हम अपने आप में विश्वास की कमी की कंडीशन में आ जाते हैं या बहुत ज्यादा तकलीफ में आ जाते हैं। दुख की बात है कि आज एक्सेप्टेंस और लॉस का एक रिजल्ट होता है। ऐसा लगता है कि हमारी चिंप को इस तरह के नुकसान से निकलने में महीनों लग गए और इस दौरान ये 100% तकलीफ से गुजरा। हम इसे जल्दी से ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम खुद को दुख से बचाकर इसे लंबा कर सकते हैं। इस दौरान किसी के लिए अपना आत्मविश्वास खोना ये कॉमन सी बात है, लेकिन इस दौरान अपने आप को हमें बहुत संभाल कर रखना चाहिए। खुद पर विश्वास खोने से बचाना चाहिए। या एक सही निर्णय है या नहीं, अपने आप को याद दिलाएं
कि एक मानव होना और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना हमारे हाथ में है। इस बात के बारे में भी सोचें कि कहीं आपके पास भी कोई ऐसी मानसिकता तो नहीं है। लास्ट में ये कहना उचित होगा, विश्वास सोचने के दो तरीकों में एक पर आधारित होता है, ह्यूमन और चिंप। आपके पास अपने आत्मविश्वास को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करने का ऑप्शन है। बेस के रूप में खुद पर भरोसा कर काम करने से और अपना सर्वश्रेष्ठ करने से 100% आत्मविश्वास मिलता है। जब आप खुद से सही उम्मीद रखते हैं तब आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। अगले अध्याय में हम सुरक्षा के बारे में समझेंगे। हाउ टू डेवलप सिक्योरिटी, ह्यूमन माइंड, चिंप माइंड एंड सेफ्टी। सेफ फील करने से आपका चिंप खुश हो जाएगा। चिंप अपनी सेफ्टी के लिए हमेशा बाहरी परिवेश की ओर, यानी कि आसपास मौजूद लोगों की ओर देखता है। ह्यूमन आंतरिक रूप से मीन्स अपनी सुरक्षा के लिए अपने अंदर के विश्वास की ओर देखेगा। आपका चिंप लगातार सेफ्टी की तलाश करेगा और आपके जीवन में किसी भी प्रकार के रिस्क से डरता रहेगा। चिंप माइंड जानता है कि परिचित होना या किसी को पहचानना हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन ये बात यूजलेस भी प्रूव हो सकती है। ह्यूमन माइंड एक्सेप्ट करता है कि रिस्क रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है और उन्हें पूरी तरह से दूर नहीं किया जा सकता है। चिंप माइंड के हिसाब से अगर हम रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होंगे तो हम काफी मुश्किल दौर से गुजर सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ सत्य के कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो बार बार हमारे सामने आते हैं। मेरा पार्टनर मुझे किसी के लिए छोड़ सकता है। अगर ये बात से हम परेशान रहेंगे तो हम अपनी जिंदगी में अपने पार्टनर का साथ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अगर इसी बात को हम ह्यूमन माइंड के तरीके से सोचेंगे तब हम पॉजिटिव रहकर अपने पार्टनर के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। इसी प्रकार हमेशा हम ये सोचते रहें कि हम बीमार पड़ सकते हैं, हम बीमार पड़ जाएंगे तो हम अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और वहीं हम ह्यूमन माइंड के हिसाब से सोचें कि अगर हम बीमार पड़ भी गए तो हम मेडिसिन लेकर डॉक्टर की सलाह मानकर ठीक हो सकते हैं, तो हम अपनी लाइफ अच्छी तरह से एंजॉय कर पाएंगे। इन दोनों उदाहरणों से कहने का मतलब ये है कि हमें कभी उन चीजों को खोने के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए जो हमारे पास पहले से मौजूद हैं, बल्कि उन चीजों को लेकर हमें हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। लाइफ हमेशा चलती रहती है और लाइफ में कई बार हमें सुख और दुख दोनों मिलते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम कभी रिस्क उठाने के डर से अपनी मेंटालिटी को नेगेटिव करके रखें या अपने माइंड को चिंता में डालकर रखें। हमें इस लगातार चलते रहने वाली जिंदगी को एंजॉय करते हुए जीना चाहिए। हमें ये अच्छी तरह समझना चाहिए कि अगर हम चिंप माइंड को बेस बनाकर जीवन जीते हैं तो हम अक्सर दुख की ओर कदम बढ़ा सकते हैं, और अगर हम ह्यूमन माइंड को बेस बनाकर जिंदगी जीते हैं तो हम बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। चिंप माइंड को सेफ फील करवाने के लिए ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम चिंता में होते हैं तब हम अपनी चिंता या अनुभव दूसरों के साथ शेयर करते हैं। कई बार इसके अच्छे रिजल्ट ये होते हैं कि दूसरों के साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करने के बाद हम अपनी प्रॉब्लम से अच्छी तरह निपट सकते हैं। और अगर हम ग्रुप में ना जाकर इस प्रॉब्लम से अकेले लड़ने की सोचते हैं तो कई बार हम डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। इसलिए जब भी हमें किसी भी प्रॉब्लम से बाहर आने में कठिनाई हो तब हमें ग्रुप के अच्छे सदस्य के पास जाकर उनकी सहायता मांगने में नहीं हिचकिचाना चाहिए, क्योंकि समूह का अर्थ एकता होता है और हम ग्रुप में रहकर एक दूसरे के लिए काम कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। कई बार ग्रुप में रहने के दौरान हमें ऐसी समस्या भी आती है कि हम बहुत लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रुप में सभी पर भरोसा करना भी परेशानी का सबब बन सकता है। जब कभी हम अपनी भलाई के लिए किसी पर डिपेंड होते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किसके साथ अपनी बात शेयर कर रहे हैं। ग्रुप में हेल्प लेते वक्त हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी फिजिकल डिपेंडेंस मेंटल डिपेंडेंस से अलग रखें। इसे हम उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। कभी कभी ऐसे हालात आ जाते हैं जब अपनी फिजिकल डिपेंडेंस के लिए किसी पर डिपेंड होना बुद्धिमानी का काम हो सकता है, लेकिन जब हम मेंटल सेफ्टी की बात करें तब हमें सभी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब हम प्यार में होते हैं तब ये मुश्किल हो जाता है कि हम उस पर कितना भरोसा कर सकते हैं। इस दौरान हमें हमारे चिंप माइंड को कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि इस दौरान हमारा दिमाग बहुत सारा केमिकल छोड़ता है जो हमारी सोचने की समझने की क्षमता को कम कर देता है। इसलिए हम प्यार में पड़कर किसी गलत इंसान पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लेते हैं। हमारा डिसीजन गलत भी हो सकता है और ये हमें रिस्क में डाल सकता है। इसलिए जब भी हम प्यार में हों तो हमें अपना मेंटल लेवल बैलेंस करके रखना चाहिए। जब हम प्यार में होते हैं तब हमारी सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती है। उस दौरान हमें अपने सबसे अच्छे दोस्तों या अपने वेल विशर्स की हेल्प लेना चाहिए, क्योंकि वो हमें हमारे पार्टनर के बारे में सही आगाह करेंगे और उनकी एडवाइस सुनने के बाद हमें उस पर अमल भी करना चाहिए। इससे हम अपने आप को डिप्रेशन में जाने से बचा पाएंगे। ह्यूमन माइंड आपको गाइड करता है और उसे आपसे क्या अपेक्षा है, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन भी उसी बेस पर किया जाएगा। कई बार आप अपने आप को चेक करने के लिए उनसे फीडबैक भी मांग सकते हैं कि आप ये काम कैसा कर रहे हैं।
वैसे आप अपनी कमजोरियों के क्षेत्र में अच्छे सुधार कार्य कर सकते हैं। इस तरह सोशल होना अच्छा होता है। चिंप जो अनजाने डर के साथ रहता है, जिसे बता पाना कई बार मुश्किल हो जाता है। चिंप माइंड को समय समय पर चेक करना अच्छा साबित हो सकता है। इससे हमें ये पता चलता है कि हम किस रिश्ते में कैसे हैं। अगर हमें कभी आवश्यकता हो तो किसी वेल विशर से हमें एडवाइस मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए। लास्ट में ये कहना ठीक होगा, सुरक्षा खुशी के लिए प्रमुख स्टेबलाइजर का काम करता है। चिंप माइंड अक्सर वास्तविक रूप से सुरक्षा की तलाश करता है। चिंप में सुरक्षा को लेकर डर और चिंताएं हो सकती हैं। ह्यूमन माइंड को चिंप माइंड को सेट करने के लिए ऑटो पायलट माइंड लगाने की आवश्यकता होती है। इसलिए अपने चिंप माइंड को श्योर करने के लिए कि आपके पास जो सुरक्षा है उस पर विचार करें। उन चीजों की एक लिस्ट बनाएं जो आपको चिंतित करती हैं। उन लिस्ट को इस प्रकार डिवाइड, जिन्हें आप कंट्रोल कर सकती हैं और जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते उन्हें भी नोट करें। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस ऑडियो बुक समरी को सुनने के बाद हम अपने साइकोलॉजिकल यूनिवर्स को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे और अब हमारे पास उन सभी क्षेत्रों की एक ऐसी तस्वीर है जिन पर हम काम कर सकते हैं। अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपनी लाइफ की क्वालिटी सुधारने के लिए चिंप मॉडल का उपयोग करने से हमारे और हमारे आसपास के अन्य लोगों के लिए निश्चित रूप से बड़ा अंतर आएगा। और अगर हम इस बुक समरी की स्टाइल के हिसाब से लोगों के बीच बैलेंस बनाना सीख गए तो यकीनन हम समाज में बेहतर रूप से अपनी इमेज बना पाएंगे, जिसके ढेर सारे फायदे हो सकते हैं। ऑथर बताते हैं कि कई लोगों ने चिंप पैराडॉक्स मॉडल के साथ काम किया है और इमोशनल फिट होने के लिए, उन्हें बनाए रखने के लिए अपना समय भी दिया है। उन्होंने कई बातों को जीवन पर लागू किया है और बताया है कि जीवन में बदलाव लाना पॉसिबल है। लेखक के हिसाब से आपके भीतर बदलाव में समय और मेहनत लगती है। वो आमतौर पर धीरे धीरे होते हैं और अक्सर आपके द्वारा ये बात ध्यान नहीं दी जाती है, लेकिन दूसरों द्वारा नहीं। यदि आपको कोई असफलता मिले तो निराश ना हो, इसके बजाय उनसे सीखें और हमेशा किसी भी सफलता का जश्न मनाएं। याद रखें, आपके पास एक ऑप्शन होता है। आप जो सिलेक्ट करते हैं और प्रॉब्लम से निपटने के लिए आप उसे कैसे यूज करते हैं, ये आपकी सफलता और खुशी को निर्धारित करेगा। तो आज आप क्या करने जा रहे हैं जो आपको खुशी और अधिक सफल बनाएगा? आपका चिंप माइंड हमेशा एक्टिव रहेगा और आपको अपने लक्ष्य एम से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता रहेगा। आपको उस सच को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके साथ काम करना चाहिए। ये बुरा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये हमारा चिंप माइंड है। ये हमारी दुनिया में इमोशंस को लेकर आता है। अपने सबसे अच्छे दोस्त और सबसे बुरे दुश्मन बने। ये है चिंप माइंड का विरोधाभास, यानी कि दो अलग तरह की बात। चिंप पैराडॉक्स बुक समरी पढ़ने के बाद हम निश्चित रूप से अपनी जीवन शैली, लाइफस्टाइल पर खूबसूरत तरीके से काम कर पाएंगे। जीवन जीने के जो रूल राइटर ने हमें कई खूबसूरत उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की है, उन्हें अच्छी तरह से समझकर हम अपनी लाइफस्टाइल में जोड़कर खूबसूरत लाइफस्टाइल का निर्माण कर सकते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस किताब को पढ़ने के बाद हम अपने आसपास के लोगों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, उनके साथ बैलेंस भी बैठा सकते हैं। इस बात को राइटर ने कई एग्जाम्पल्स देकर समझाया है। इसके अलावा हम अपने आप को किस तरह स्ट्रेस फ्री रखकर अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, ये उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। हमें सपने देखना चाहिए, लेकिन उनके पूरा होने की शर्त नहीं रखनी चाहिए। उस सपने को अपने जीवन का लक्ष्य कभी नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करके हम अपने जीवन को कठिन होने से बचा सकते हैं और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि ग्रुप में रहकर अपना तालमेल किस प्रकार बैठाना चाहिए, किस तरह लोगों से बातचीत करनी चाहिए और किस तरह के लोगों से हमें निश्चित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। राइटर ने हमारे माइंड को 3 यूनिट्स में बांटकर हमें बखूबी ये समझाने का प्रयास किया है कि धरती पर मौजूद हर व्यक्ति एक तरह का नहीं हो सकता। धरती पर मौजूद सारे लोगों का माइंड अलग अलग होता है और सभी अलग अलग तरीके से अपने विचार रखते हैं। लोगों के तरीके और उनकी बातचीत के स्टाइल देखकर हम उन्हें समझ सकते हैं कि वो इंसान हमारे लिए कैसी सोच रखता है। इसके अलावा इस बुक समरी से हमने सीखा कि हमें कभी दूसरों की नकल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करके हम अपने आप को नीचा दिखाते हैं। हर किसी की पसंद और नापसंद में बहुत अंतर होता है, इसलिए हमें हमेशा अपनी बात खुलकर रखनी चाहिए। इस समरी में हमने अपने दिमाग की ताकत को देखा है, किस तरह हम अपनी सोच बदलकर अपनी लाइफस्टाइल को बदल सकते हैं। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम राइटर द्वारा बताए किस स्टाइल को फॉलो करें। कम शब्दों में कहें तो राइटर ने चिंप माइंड से अलर्ट रहने के लिए कहा है, क्योंकि माइंड बहुत जल्दी डिसीजन ले लेता है, लेकिन आने वाले खतरों को भी ये बहुत अच्छी तरह से समझ लेता है। इसलिए चिंप माइंड हमारे लिए खराब नहीं है, लेकिन हमें डिसीजन लेते वक्त चिंप माइंड का दोबारा चेक कर लेना चाहिए। ह्यूमन माइंड से हमें डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि ये माइंड लॉजिकल बात करता है और आंख बंद कर किसी बात पर भरोसा नहीं करता है। अब बारी आती है कंप्यूटर माइंड की। ये चिंप माइंड और ह्यूमन माइंड दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश करता है।
इसमें अपनी पर्सनल डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती है। अगर हम छुपे हुए शब्दों में कहें तो इस समरी से हमें समझ में आता है कि जब हम निर्णय लें तब हमें अपने ह्यूमन माइंड की पहले सुननी चाहिए। अगर हम हर वक्त अपना डिसीजन चिंप माइंड के बेस पर लेंगे तो हमारा जीवन तकलीफदायक भी हो सकता है। इस समरी को सुनकर हमने जाना कि कई बार हम किसी व्यक्ति के बारे में पहले से सोच बनाकर उससे मिलते हैं, तो हमारी बनाई गई सोच गलत भी हो सकती है और उसके बाद हम एक नई सोच उस व्यक्ति के बारे में बनाते हैं और ये सब चिंप माइंड की वजह से होता है। इसे लेखक ने बड़ी ही खूबसूरती से उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की है। इस उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं कि कभी भी हमें किसी के लिए पहले से कोई सोच नहीं बनानी चाहिए। जब तक हम उस व्यक्ति से अच्छी तरह परिचित न हो जाएं और व्यक्ति के बारे में पूरी बात न जान लें, तब तक हमें उनके बारे में धारणा नहीं बनानी चाहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुमूल्य फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।